हेलो। अब आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में इसे हम लोग जान सकते हैं, पृथ्वी पर जीवन। पृथ्वी पर जीवन, जैसा कि ऑलरेडी पता है, हम लोग पृथ्वी में हम लोग देख चुके हैं स्थल मंडल, उसी तरीके से क्या था, स्थल मंडल, जल मंडल, और तीसरा क्या था, वायुमंडल। वायुमंडल। अब इन्हीं तीनों को मिला के, ठीक है, बोल दिया गया कि यहाँ पे एक नए चीज़ की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, और जिसका नाम क्या बोल दिया गया यहाँ पे, जैव मंडल। ठीक है। अब यहाँ पे जब जैसे ही जैव मंडल की बात आ रही है यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे जीव जंतुओं से क्या होगा, ये संबंधित होगा। समझ में आया? किससे किससे संबंधित होगा? जीव जंतुओं से यहाँ पे संबंधित होगा। यहाँ पे पूरी तरीके से देखो, यहाँ पे जैव मंडल। अब ये जो जैव मंडल है, तुम खुद एज्यूम करके देखो, कई प्रकार के जैव मंडल क्या होते हैं, पाए जाते हैं। कुछ जैव मंडल स्थल मंडल में भी रह सकते हैं, कुछ जैव मंडल वायुमंडल में भी रह सकते हैं, है कि नहीं है? कुछ जैव मंडल यहाँ पे जल में भी क्या हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो पूरा का पूरा यही जो है प्रक्रिया यहाँ पे जैव मंडल, इसको इंग्लिश में क्या नाम दे दिया गया है, बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर बनाते हैं। अब ये देखो, बायोस्फीयर जो यहाँ पे बना रहा है, एक दूसरे से कहा जा रहा है कि बिल्कुल पारस्परिक यहाँ पे क्रिया कर रहा है। अगर ध्यान से देखोगी तो ऐसा नहीं है, बायोस्फीयर के रूप में, चाहे वो स्थल मंडल हो, चाहे वायुमंडल हो, चाहे जल मंडल हो, यहाँ पे अगर एक चीज़ की अगर उपस्थिति होती है तो खुद तुम सोच के देखो, क्या जल मंडल के अंदर स्थल नहीं है कि नहीं यहाँ पे? उसी तरीके से क्या स्थल मंडल के अंतर्गत यहाँ पे वायुमंडल नहीं है? बिल्कुल है यहाँ पे। तो कहने का एसेंस यहाँ पे यही है, वायुमंडल में भी क्या है, जल है, कुछ न कुछ उसका जो भी हो रहा है, वेपोराइजेशन, ठीक है, संघनन की प्रक्रिया हो रही है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि हर यहाँ पे जो दिखाई जो दे रहा है, इसका उल्टा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे इसीलिए कहा जा रहा है कि तीनों आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, क्रिया करते रहते हैं। अगर ये बीच का लिंक अगर कहीं से भी अगर टूट गया तो शायद ये जो जैव मंडल की जो उपस्थिति है, जैव मंडल की जो उत्पत्ति है, ये किसी भी कीमत पे हो क्या पाएगी, नहीं पाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ फैक्टर आ जाता है जैव मंडल के रूप में। यहाँ पे ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब इस जैव मंडल में अब जो भी जीव है, जंतु है, सिंपल सोच के देखो, यहाँ पे इसमें कुछ नया चीज़ यहाँ पे नहीं है। जो भी जीव जंतुओं का जो समूह है, अब कई प्रकार के शुरू से ही हम लोग देख रहे हैं। जियोलॉजिकल कैलेंडर में हम लोग पूरी की पूरी प्रक्रिया को देख चुके हैं कि कैसे कैसे जीव जंतु का क्या हुआ, विकास हुआ, कैसे धीरे धीरे जैव मंडल का क्या हुआ, विकास हुआ। यही था ना? अब जब जैव मंडल का जब धीरे धीरे जब यहाँ पे विकास हो रहा है, अब खुद तुम सोच के देखो कि उस समय इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था, शुरुआत में जब जीव, है कि नहीं है, जीव जंतुओं को जब डेवलप हुआ तो किस फॉर्म में हुआ, मतलब पादप के रूप में या जानवरों जीव के रूप में हुआ? बताओ, जीव जंतुओं के रूप में। पादप के रूप में हुआ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बायोस्फीयर में यहाँ पे जो पहला जो रूप आया, पहला जो रूप था इसका, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे किस रूप में था? पादप के रूप में। पादप के रूप में, शैवाल के रूप में, जिसे क्या किया गया, जाना गया। यही था ना? शैवाल के रूप में जाना गया, और धीरे 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 अब यही प्रक्रिया चलते रही। अब यहाँ पे जो जैव मंडल बना उस समय मिला कर अगर देखा जाए तो दो चीज़ों से, एक जैव और प्लस दूसरा क्या था, अजैव। जैव माने जीवित, दूसरा क्या है,
निर्जीव यहाँ पे सजीव, निर्जीव यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बोल देता है। जैविक और अजैविक पदार्थों के मिलने से ही क्या बन गया, पूरा का पूरा जैव मंडल क्या यहाँ पे हमारा बन के तैयार हो गया। अब यही प्रक्रिया है पूरा। आप ध्यान से देखो, मैं तीसरा लाइन यहाँ पे खींच रहा हूँ। अब जैव मंडल, स्थल मंडल और क्या है, वायुमंडल और जल मंडल। कोई दिक्कत? नहीं। इन सबको मिला देंगे तो चौथा नहीं, पांचवा रूप आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र। इसको इंग्लिश में बोला जाता है इकोसिस्टम। यही है कि नहीं है? अब इकोसिस्टम में वायुमंडल हमारा पार्ट है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, जैव मंडल है कि नहीं है? तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारे आस पास जो भी घटनाएं हो रही है, ये पारिस्थितिक तंत्र का काफ़ी यहाँ पे महत्व हो जाता है। सपोज करो कि इन्हीं जीव जंतुओं में अगर किसी एक प्रजाति का जनसंख्या क्या होने लगे, बढ़ने लग जाए, आगे हम लोग देखेंगे, इसमें दिया हुआ है। बार बार मैं एग्जाम्पल में देता हूँ कि जैसे कि धीरे 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 पादप हुआ, इन पादपों को, ठीक है, अगर आगे चल के ये जैव के रूप में, प्रत्यक्ष रूप में ये जंतुओं का विकास नहीं होता, रेंगने वाली जंतुओं का विकास नहीं होता, मछलियों का विकास नहीं होता, तो पता चलता है कि पूरा के पूरे समुद्र में क्या भर गया है, पादप ही भर गया है। लेकिन क्या बोलते हैं कि जो प्रकृति है ऐसे ही अपने आप को संतुलित करती है। जैसे एक चीज़ की आवश्यकता हो गया, या फिर एक चीज़ की अत्यधिकता जब अधिक होने लगती है, तो उसको संतुलित करने के लिए दूसरा चीज़ यहाँ पे आ ही जाता है। धीरे धीरे जो समुद्री जीव आ गए, मछली आ गए, इन पादपों को क्या करने लगे, खाने लगी, है कि नहीं है? तो कई बार सुराव यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि पहले शाकाहारी जीव आया कि मांसाहारी आया? कौन आया पहले? शाकाहारी आया। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? शाकाहारी ना आया यहाँ पे। उसके बाद से फिर मछली आई, फिर मछली को खाने के लिए यहाँ पे जो भी आ गए जीव जंतु के रूप में, सपोज करो कि यहाँ पे मनुष्य आ गया, है कि नहीं है? तो यहाँ पे जैव मंडल में, यहाँ पे ठीक है, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, अब यहाँ पे जो पारिस्थितिक तंत्र यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे संतुलित होना बहुत क्या है, क्या है? जरूरी है। संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। और ये संतुलित क्या मनुष्य करेगा? प्रकृति खुद ब खुद अपने अकॉर्डिंग संतुलित क्या करती है, करते रहती है। लेकिन मनुष्य इसमें क्या करता है, बार बार इंटरफेयर करते रहता है, हस्तक्षेप करते रहता है, जिसके वजह से समस्याएं क्या होती हैं, उत्पन्न होती है। तो कुल मिला के आज इन्हीं सारे चीज़ों को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। पारिस्थितिक तंत्र, कोई दिक्कत नहीं। यही हो जाएगा। अब यहाँ से एक और सवाल बनता है, जिससे कि हम लोग बोल देते हैं पर्यावरण। क्या बोल देते हैं? पर्यावरण। अब खुद तुम देख के को सोच के बताओ कि पर्यावरण के अंतर्गत अब जो भी आएगा, आसपास का जो क्षेत्र आएगा, जैव मंडल के सब आसपास का क्षेत्र क्या होगा, पर्यावरण होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन पारिस्थितिक तंत्र बोलने से, इकोसिस्टम बोलने से एक बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बहुत बड़े क्षेत्र में पूरे पृथ्वी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे कोई हवा में है, चाहे वो पानी में है, चाहे वो जल में है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सब जगह क्या है, जैव मंडल उपस्थित है। यहाँ पे पेड़ पौधे सारे के सारे, इन चीज़ों को बताने की क्या की जा रही है, कोशिश यहाँ पे की जा रही है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अब हमें पता है कि अगर स्थल मंडल है, वायुमंडल है, जैव मंडल है, इन तीनों चीज़ों के मिलने से अगर जैव मंडल का विकास हो रहा है, किसका विकास हो रहा है, जैव मंडल का विकास हो रहा है, तो स्थल मंडल की जो पूरे पृथ्वी में अगर देखा जाए तो इसकी जो अवस्थिति है एक जैसा क्या है, नहीं है। निम्न अक्षांश से हम लोग धीरे धीरे उच्च अक्षांशों की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे बहुत अधिक क्या होगा, परिवर्तन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? सिर्फ स्थल मंडल में आएगा या वायुमंडल और जल मंडल में आएगा? तीनों में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे स्पेशली कुछ चीज़ों का यहाँ पे नाम भी दिया है, जैसे कि यहाँ पे तीनों को प्रभावित करने वाला जो कारक है, टेम्परेचर, वर्षा, आर्द्रता,
है कि नहीं है। टेम्परेचर दिया हुआ है, वर्षा, आर्द्रता, और तीसरा क्या है, सूर्य प्रकाश। यहाँ पे समझ लो, फिर बुक में वो बहुत अधिक दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैंने बताया कि अब पूरी तरीके से स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल को प्रभावित करने वाले इम्पोर्टेंट कारकों में 4 चीज़ हमेशा ध्यान रखना। टेम्परेचर, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, ये 4 ऐसे फैक्टर हैं जो तीनों के तीनों क्षेत्रों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब खुद तुम सोच के देखो, यहाँ पे ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है। मैंने छोटे से धीरे 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 बाहर की तरफ जाना है, तब रास्ता में मिल पाएगा। अब स्थल मंडल को प्रभावित कर रहा है, वायुमंडल को प्रभावित कर रहा है, जल मंडल को प्रभावित कर रहा है, तो क्या ये टेम्परेचर, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश जय मंडल को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? क्यों करेगा? बिल्कुल करेगा, कोई दिक्कत। और जब जय मंडल को प्रभावित करेगा, चारों के प्रक्रिया को यहाँ पर प्रभावित कर रहा है, तो खुद सोच के देखो, ये जो इकोसिस्टम है, पारिस्थितिक तंत्र है, क्या इसको प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। करेगा ही करेगा। तुम किसी भी जानवर का नाम ले लो, किसी भी पेड़ पौधे का नाम ले लो। सपोज करो कि अगर हम लोग निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में यहाँ पे हैं, तो पौधों के लिए एक बात की जा रही है। पौधे भी हमारे इस इकोसिस्टम के क्या है, एक पार्ट है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है यहाँ पे। अब वो पौधे जो है निम्न अक्षांशीय क्षेत्रों में किस प्रकार से मिल रहे हैं, धीरे धीरे हम उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों की तरफ जा रहे हैं, तो क्या उनमें चेंजेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो यहाँ पे हर जगह यहाँ पे बोलने की कोशिश की जा रही है कि जो 4 जो तत्व है यहाँ पे, ठीक है, 4 जो क्रियाएं यहाँ पे हो रही है, इस पारिस्थितिक तंत्र को निर्धारित करने वाले सबसे इम्पोर्टेंट कारकों में से क्या है, एक है। और ये मानव जनित नहीं है, ये प्रकृति क्या है, जनित है। यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आगे कुछ यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, यही सब प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसको इसी तरीके से क्या करना, बना लेना अच्छे से, ठीक है। अब टेम्परेचर, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, ठीक है, यहाँ पे पृथ्वी को दे के यहाँ पे क्या करना है, बना लेना है, ठीक है, कि सबको सब किसको क्या कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है? इफेक्ट यहाँ पे डाल ही रहा है। कोई दिक्कत नहीं। बताओ, कोई दिक्कत हो तो फिर मैं समझा देता हूँ। आसान चीज़ है ना, है क्या इसमें? तो अभी जैसे मैंने की चर्चा किया कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई, ऐसा माना जाता है कि हरे नीले शैवाल के रूप में जाना गया। शैवाल है कि नहीं है? पहले पूरी तरीके से क्या होगा, अजैव होगा, है कि नहीं है? जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी आज वर्तमान समय में अगर कोई भी निर्जीव पदार्थ से, ठीक है कि नहीं है, इन निर्जीव पदार्थों को अगर हम लोग जल, स्थल प्लस वायु, अगर इन तीनों के संपर्क में लाते हैं, तो एक समय के बाद ठीक ठाक संभावना है कि ये जो अजैव पदार्थ किस में निर्मित हो जाएगा, जैव पदार्थ में क्या हो जाएगा, निर्मित हो जाएगा। अर्थात जो निर्जीव पदार्थ है, ठीक है, जो निर्जीव पदार्थ है धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सजीव में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो निर्जीव सजीव बार जगह चर्चा करना यहाँ पे ठीक नहीं होता। निर्जीव में वो फीलिंग नहीं आती। जैसे कि लकड़ी है, अब लकड़ी को क्या रोप देंगे तो सजीव बन जाएगा? ये लकड़ी रोप देंगे तो क्या सजीव बन जाएगा? ठीक है। लेकिन अगर पेड़, ठीक है, कैसा होना चाहिए, जैव, कैसा होना चाहिए, जैव। अगर पेड़ है कोई, काट दिया हमने, तो बहुत सारे पेड़ को काट दिया, क्या हो गया, अजैव हो गया। उसमें से कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं कि अजैव हो जाने के बाद पुनः किसका रूप ले सकते हैं, जैव का रूप ले सकते हैं, है कि नहीं है? बहुत सारे प्रकृति में ऐसे पेड़ पौधे मौजूद हैं जिसको काट के लोग यहाँ वहाँ फेंक देते हैं, और उसमें धीरे धीरे जल, स्थल, वायु के पर, ठीक है, संपर्क में आने से एक लंबी प्रक्रिया के बाद वो किस में स्थानांतरण हो जाता है, जैव में यहाँ पर स्थानांतरण हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही माना जाता है कि शैवाल
किससे आया होगा? अजय पदार्थों से ही निकल के आया होगा। धीरे धीरे जय में क्या हुआ होगा? कन्वर्ट हुआ होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसीलिए मैं यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि किसी भी निर्जीव पदार्थ को जल, स्थल, वायु के प्रभाव में अगर एक लंबे समय तक छोड़ दिया जाए तो उस वस्तु पे, उस पदार्थ पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है। अगर उस तरह का उसका नेचर होगा, अगर उसका प्रकृति होगा, तो हो सकता है कि वो आने वाले दिनों में क्या हो उठे, सजीव हो जाए। संभावना कि नहीं है? बिल्कुल है, यहाँ पे संभावना है यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे बात की जा रही है यहाँ पे परितंत्र के प्रकार। परितंत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्या दिया है? इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। अब जैसे ही इकोसिस्टम की बात की जाए, पूरा एकदम दिमाग घूम जाना चाहिए, है कि नहीं? एक एक पार्ट में हम बाहर निकले, बाहर हमारे संपर्क में, ठीक है, चलो पक्षी है, वायु है, ठीक है, वर्षा हो रही है, जल है। कहने का मतलब कि इस पूरे पृथ्वी में सारा चीज़ एक दूसरे से क्या हुआ है, पूरी तरीके से कोई अलग नहीं है, बिल्कुल क्या है, जुड़ा हुआ है। और यही जो जुड़ने की जो प्रक्रिया है, क्या वो बोल दिया गया, इसको परितंत्र बोल दिया गया, इकोसिस्टम बोल दिया गया। तो क्या पृथ्वी के अंदर जो इकोसिस्टम जो पल रहा है छोटा है? बार बार बोलता हूँ कि हॉलीवुड मूवी वगैरह में खूब लोग बनाते हैं, ठीक है, अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करते हैं कि इस इकोसिस्टम को मनुष्य पूरी तरीके से बर्बाद करने में क्या होता है, लग जाता है। कि जैसे कि बहुत सारे जो कैटेगराइज किया गया है, खासकर पशुओं को लेके, पौधों को लेके तो मैंने नहीं बताया है। जिस तरीके से पशु है यहाँ पे लुप्त हो रहे हैं, इंडेंजर्ड है कि नहीं है? और क्या क्या था? वल्नरेबल था ना? और बहुत सारे, ठीक है, जो लुप्त प्राय था, इस तरह का था कि नहीं था? सुभेद था। तो इसमें जो है, जो प्रक्रिया जो हो रही है, ऐसा नहीं था कि पहले नहीं हो रहा था, लेकिन पहले जो हो रहा था, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मानव जनित नहीं था वो। जब डायनासोर लुप्त हो गया तो मानव को क्या उसमें रोल था, बताओ? उस समय तो मानव का बहुत अधिक कुछ अस्तित्व क्या था? था ही नहीं। तो प्रकृति ने उसको क्या कर लिया, अपने आप संतुलित कर लिया। लेकिन अब हमारे द्वारा, अब मान लो कि बाघ ही है, शेर है, भालू है, बहुत प्रकार के बंदर हैं, कई प्रकार के हिरण हैं। सिर्फ यही नहीं है, जंगलों में रहने वाले और भी ऐसे सारे पेड़ पौधे, जिससे समझ करो चंदन का ही है। चंदन का पेड़ पहले हर जगह तुमको देखने के लिए मिल जाता। आज वर्तमान में पूरा जंगल को, बहुत बड़े एरिया को छान मारो, शायद वो देखने के लिए मिले। डाकू बीरप्पन का जो मैंने नाम लिया था, याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? चंदन की लकड़ी का तस्करी करने वाला था वो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जंगल में जो रह रहा था, ठीक है, वहीं जो नीलगिरी का क्षेत्र था, वहीं उसके आसपास, ठीक है, नीलगिरी नहीं था, आंध्र प्रदेश का तरफ था उसका, बेसिकली वहाँ पे रहता था, चंदन की क्या करता था, तस्करी करता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब यही है कि प्रकृति है यहाँ पे, प्रकृति अपने आप अगर संतुलन कर रही है तो कोई समस्या क्या है? नहीं है। प्रकृति जैसे भी होगी अपने आप को संतुलन कर लेगी। जैसे कि हम अपने आप को सोच के देखो कि अगर अपने आप के हिसाब से अगर एडजस्ट कर रहे हैं तो हमें काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है। अगर कोई दूसरा बार बार क्या करते रहे, आगे इंटरफेयर करते रहे, तो फिर लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस क्या हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे हैं, बाह्य प्रभाव यहाँ पे हो जाता है, चाहे कोई भी हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी प्रकार से यहाँ पे प्रकृति के साथ भी यहाँ पे कि प्रकृति अपने अकॉर्डिंग क्या करते रहेगी, बैलेंस करते रहेगी। इसमें मानवीय हस्तक्षेप क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। तो यही है। अब ये जो इकोसिस्टम जो दिखाया गया है पूरे के पूरे पृथ्वी का, बहुत बड़ा ये संजाल है। यहाँ पे तो छोटे रूप में हम लोग देखेंगे, जब सिलेबस में आएंगे तो पूरा का पूरा एक चैन है। और ये चैन ऐसा नहीं है कि तुम लोग पता नहीं है, ये चैन तुम लोगों को पता है, ठीक है, नाम से पूरा परिचित हो, थोड़ा जोड़ने आ जाएगा, चैन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बेसिकली मैंने अभी जोड़ ही दिया कि जो भी स्थल मंडल, जैव मंडल,
वायुमंडल को मिला के क्या कर दिया, बायोम भर दिया। क्या बनाया, बायोम बनाया ना, बनाया जयमंडल बनाया ना। जयमंडल को क्या बोला गया, बायोस्फीयर। ठीक है, बायोस्फीयर। उसी बायोस्फीयर से क्या बन जाएगा, बायोम बन जाएगा। और इन चारों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा फिर, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्योंकि इकोसिस्टम यहाँ पे बन गया। समुद्रों में मैंने बताया कि अलग जीव रह रहे हैं, जंतु रह रहे हैं। वायु में सपोज करो कि चलो पक्षी है, बहुत सारे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अभी घूम रहे हैं। जल में उसी तरीके से, स्थल में उसी तरीके से है कि नहीं है। तो सब एक दूसरे से अंतःक्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं। कर रहे हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत। नहीं। अब यहाँ पे परितंत्र के प्रकार में टाइप ऑफ इकोसिस्टम में अब देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे दिखाने की भी कोशिश किया गया है, जिससे कि यहाँ बताना ठीक नहीं है, ठीक है। ये मैं इमेज ही तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ, फिर हम लोग लाइन बाई लाइन पढ़ लेंगे। पहले समझा देता हूँ, उसके बाद रुकेंगे नहीं। देखो यहाँ पे दिखाई दिया इकोसिस्टम का इस सबसे इम्पोर्टेंट तत्व कौन हो जाता है, सूर्य हो जाता है। सूर्य 2-4 दिन अगर नहीं अगर आता है तो फिर पता लग जाता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, डैमेज कर जाएगा, नहीं कर जाएगा। अगर ये सूर्य सपोज करो कि 1 साल नहीं हो गए तो क्या फिर मानव अस्तित्व, ये जो इकोसिस्टम बना है, रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। ये जूम करके देखो तुम, किसी भी कीमत पे क्या पाएगा, हो ही नहीं पाएगा। क्योंकि इसी सूर्य प्रकाश की वजह से तुम लोग जान के बड़ी अतिशयोक्ति होगी कि पृथ्वी में आने वाला जो प्रकाश है उस प्रकाश का 0.1% भाग भी, 0.1% भाग भी जो पौधे हैं उसका क्या क्या करते हैं, उससे भी कम में पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, बना लेते हैं। अब सूर्य प्रकाश अगर आएगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस यहाँ पे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। फोटोसिंथेसिस हो पाएगा। अब तो ये जूम करके देखो, यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, नहीं हो पाएगा। हो ही नहीं पाएगी। अब खुद बताओ तुम लोग कि सूर्य यहाँ पे हीरो का रोल प्ले कर रहा है कि विलेन का रोल प्ले कर रहा है। हीरो का रोल प्ले कर रहा है। अब एक हीरो है, एक विलेन है, किसका रोल प्ले कर रहा है, हाँ? हीरो का रोल प्ले कर रहा है। कैसे हीरो का रोल प्ले कर रहा है, इसी की वजह से तो सब चल रहा है। अब तुम बताओ कैसे विलेन का रोल प्ले कर रहा है। मतलब विलियन के रूप में है तब तो ये सारा मतलब प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न कर रहा है। ये क्या कर रहा है यहाँ पे, सबको ठीक कर रहा है, ना कि कोई क्या कर रहा है, नुकसान पहुँचा रहा है। ये हम ऐसा ही जूम कर रहे हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हीरो या विलेन पहचानने आना चाहिए, इतना भी नहीं आ पा रहा है। तो ये पूरे के पूरे ये ओवरऑल यहाँ पे सुपरमैन की तरह क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। अकेले कौन, सूर्य। तो सुपरमैन क्या है, विलेन है कि हीरो है, हीरो है। तो हीरो के रोल की तरह यहाँ पे सूर्य यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि इसी सूर्य की वजह से फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्या पा रही है, हो पा रही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या पा रही है, हो पा रही है। सौर ऊर्जा आ रहा है और यहीं से जो पहला जो क्रिया हो रहा है, हरित पादप के क्या हो रहा है, उत्पादक हो रहा है। अब इस हरित पादप में क्या आ जाएगा, ठीक है, जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, क्या जंतु आएंगे, नहीं आएंगे। अब सोच के तुम देखो, पेड़ पौधे खत्म हो जाए तो क्या हम कंप्यूटर खा के जिंदा रहेंगे। जिम करो, कोई भी चीज़ अगर तुम रोप रही हो, आजकल इतने सारे मार्केट में घर पे इतने सारे जो सब्जी के आइटम्स हैं, चावल खा रही हो, दाल खा रही हो पाएगा कुछ। जब ये सब चीज़ नहीं हो पाएगा तो खुद सोच के देखो कि ये इकोसिस्टम चल पाएगा। इसीलिए मैंने बोला है कि सूर्य को हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। सूर्य हर दृष्टिकोण से सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब यही जब सूर्य को जब ध्यान में रखेंगे तो पुनः पृथ्वी को बनाओ, ठीक है। बहुत अधिक क्या आ जाएगा, ऊपर अगर जाएंगे, ऊपर मतलब ये मत समझना कि, ठीक है, ऊपर मैंने एग्जाम में नहीं लिखना है, ठीक है। ऊपर का मतलब कहाँ पे हम जा रहे हैं, हम लोग निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रहे हैं।
तो इसमें सूर्य प्रकाश में बहुत अधिक क्या आएगा, परिवर्तन आएगा। जब इस सूर्य प्रकाश से बहुत अधिक परिवर्तन आएगा तो हर एक पादप के उत्पादकों में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। जब हर एक पादप के परिवर्तनों में जब ठीक है चेंजेज यहाँ पे आएगा तो बहुत सारा, क्योंकि सारा का सारा इकोसिस्टम का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला सूर्य है, और सूर्य के बाद दूसरा किसका इम्पोर्टेंट रोल हो जा रहा है? हर एक पादप के उत्पादक, जो भी यहाँ पे पेड़ पौधे, ठीक है पादप, इसको बड़ा अजीब लगता है बोलना, फौना एंड फ्लोरा लिख लेना, फौना एंड फ्लोरा, याद आ रहा है? फ्लोरा में तो जीव जंतु आ जाएंगे। खैर चलो, हर एक पादप के उत्पादक यहाँ पे, जाने दो इसको बड़ा। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखते चलो, कुछ नया चीज यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल चयन बना हुआ है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हर एक पादप के उत्पादक, जो भी यहाँ पे पेड़ पौधों ने क्या करना शुरू कर दिया, अपना भोजन बनाना शुरू कर दिया, जिसके वजह से पूरे के पूरे पृथ्वी क्या हो गया, ग्रीन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? घास आ गए, बड़े बड़े पेड़ पौधे, जो भी तुम देख पा रही हो, प्राइमरी चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसी के वजह से कहा जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला यही है। अब इसको डिफाइन करने वाला बहुत सारे क्या है, कारक हैं। अब हम है भाई, एक मनुष्य है, उसको डिफाइन करने वाला सबसे इम्पोर्टेंट कारकों में, बाकी छोड़ दो बुद्धि उद्धि का, ठीक है। जैसे कि मनुष्य बंदर था, धीरे 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 इंसान होते चले गया, तो आखिर कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ होगा कि नहीं होगा? तो सबसे परिवर्तन माना जाता है कि मानव मस्तिष्क के साथ साथ शरीर में क्या हो गया, बहुत अधिक परिवर्तन हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे पेड़ पौधों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है मृदा पोषक तत्व, क्योंकि वे इन्हीं चीज़ों पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। ये जैसे जैसे ठीक है इसकी उपस्थिति अनुपस्थिति रहेगी, वैसे वैसे ठीक है हरी पादपों पे लक्षण भी देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पे पेड़ पौधे हो गए, कोई दिक्कत? अब यहाँ से प्राइमरी प्रक्रिया के रूप में यहाँ पे कौन आ रहा है, प्राथमिक उपभोक्ता। कौन? प्राथमिक उपभोक्ता, कंज्यूम करने वाला शाकाहारी आ रहा है। अब ये शाकाहारी में कौन होगा? बहुत सारे जो जानवर हैं, होंगे कि नहीं होंगे? जानवर, कीड़े मकोड़े, इसीलिए ठीक है एक लाइन पे हम लोग जीव जंतु बोल देते हैं। यहाँ पे आ गए, अब जीव जंतु आए कैसे हैं यहाँ पे? शाकाहारी आए और हरी पादपों को खाना क्या कर दिए, शुरू कर दिए। कोई दिक्कत? मैं बार बार एग्जांपल भी देता हूँ कि अगर घास ही ये सब करो हो रहा है, बड़े बड़े सवाना क्षेत्र में घास हो रहा है कि नहीं, प्रेरी क्षेत्र में घास हो रहा है, अगर उन घासों को अगर नहीं काटा जाए तो पता चले कि धीरे 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 एक बहुत बड़े विशाल एरिया पे केवल घास ही क्या हो जाएंगे, जम जाएंगे। अब उनको सफाई करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें पता है कि भाई सवाना वाले क्षेत्रों पे बहुत सारे हिरण है, शाकाहारी है, जंतु मौजूद है, और उन हिरणों को खाने के लिए वहीं पे बाघ शेर भी क्या है, मौजूद है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कुछ चयन बन रहा है यहाँ पे। ध्यान से देखो, देखने का चश्मा बदलो। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, इसने किसको खा लिया? हरी पादप के उत्पादकों को खा लिया। अब प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी के रूप में आ गए यहाँ पे। अब इसको सफाया ये कर रहे हैं, तो इनका भी सफाया करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, तो सफाया मत लिखना एग्जाम में, बड़ा डर लगता है कि कहीं तुम क्या पता लिख ना दो सब एग्जाम में, ठीक है। इसको बैलेंस बोलते हैं, संतुलित करने के लिए, संतुलन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किसको ला दिया गया? द्वितीयक उपभोक्ता किसको ला दिया गया? मांसाहारी को ला लिया गया। अब जो भी यहाँ पे जीव जंतु है, पता ही है तुम लोगों को, जितना भी शाकाहारी है, चीता, भेड़िया, शेर, बाघ, कोई दिक्कत नहीं। और इन दोनों को बैलेंस करने के लिए अब तृतीयक प्रणाली के रूप में कौन आ गया? मांसाहारी आ गया। मतलब क्या बोलते हैं उसको? शीर्ष मांसाहारी, इसको सर्वहारी भी बोलते हैं। सर्वहारी ज़्यादा कहना क्या होता है, बेटर रहता है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता को भी कंज्यूम कर रहा है, द्वितीय उपभोक्ता को क्या हो रहा है, कंज्यूम यहाँ पे कर रहा है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि हरी पादप के उत्पादक प्राथमिक, मांसाहारी, सर्वहारी,
ये जो चारों के चारों जो प्रक्रिया जो अपने आप में जो संतुलित कर रहे हैं इकोसिस्टम को जो संतुलित कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है सबका कुछ ना कुछ लाइफ क्या होगा यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा। एक समय के बाद चूँकि ये बने हुए हैं इस पृथ्वी पे, जो भी जिंदा लिया है, जन्म लिया है, उसका मरना क्या है, तय है कि नहीं है। तो एक समय के बाद ये क्या हो जाएंगे, मृत अवशेष हो जाएंगे, इनकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। हो जाएंगे। और फिर इनके अवशेषों पे क्या होना शुरू हो जाएगा, डिकम्पोज, इसको बोलते हैं अपघटक, क्या बोलते हैं, अब घटक। होना शुरू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि तुम लोग देखती हो कंपोस्ट खाद, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्या होता है कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट खाद था ना, बताया था ना मैंने, कंपोस्ट खाद में मैंने बताया था कि जो भी कूड़ा कचरा, पेड़ पौधों के अवशेष, जानवरों को कुछ भी हो, एक गड्ढे में, अरे सिंपल भाषा में हम और बोले तो क्या बोलते हैं, मानी बोलते हैं उसको। हमारे यहाँ देहात वगैरह में खूब किया जाता है कि नहीं किया जाता किया है, जाता है। मानी में, ठीक है। अधिकतर गोबर हो गया, जीव जंतुओं का अवशेष हो गया, पेड़ पौधे जो भी है सब उसी में क्या करते हैं, डाल देते हैं। तो एक समय के बाद उसका डिकम्पोज होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। शुरू हो जाता है। अब सोचो ऊपर हो रहा है सब, एक समय के बाद आपस में क्या हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है कि नहीं हो जाता है। अब घटक माने होता है टूट जाना, डिकम्पोज माने क्या होता है, टूटना। टूट जाना। वैसे मान लो मिक्सिंग ही चल रहा है, तुम लोग पूरा का पूरा 4-5 आइटम मसाला डाल के पीस दे रही हो, इंस्टेंट क्या हो जा रहा है, टूट जा रहा है, एक दूसरे में क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। ठीक यही प्रक्रिया वहाँ पे हो रही है, पूरी की पूरी यहाँ पे प्रक्रिया क्या हो जा रही है, डिकम्पोज हो जा रही है। अब यहाँ पे कौन किससे मिल गया, कौन किससे मिल गया, ठीक है, ये तो जो भी यहाँ पे जियोलॉजिस्ट हैं वही जान पाएंगे। अब यही जो अपघटन की प्रक्रिया होती है, जैसे कि सपोज करो कि ये सबसे अधिक जो पाया जा रहा है, एक समय के बाद ठीक है हुआ ही होगा या हुआ है, ऐसा हमें पता भी है। और शादी चट्टान वगैरह में यही प्रक्रिया क्या होती है, सबसे अधिक होती है। अब लिंक करने का अलग अलग अपना पढ़ाने का क्या है यहाँ पे अंदाज है, होगा कि नहीं होगा। होगा। एक समय के बाद हुआ, सब पे प्रक्रिया चल रहा था कि नहीं चल रहा था, चल रहा था भाई, ख़त्म हो गया, नीचे गया नीचे गया नीचे गया, आज जो भी हम देख रहे हैं वो हमारे से क्या है, सामने मौजूद है। कोई दिक्कत नहीं। चलो और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ और भी देख लेते हैं। बायोम दिया हुआ है, ठीक है, अब यहाँ पे वही सारा चीज़ दिया हुआ है, कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। संसार के जो भी बायोम है, जैसे जैसे हम लोग कहाँ जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की तरफ जा रहे हैं, तो उसमें बहुत अधिक क्या हो रहा है, परिवर्तन आ रहा है। उस परिवर्तन को यहाँ पे क्या किया गया है, दिखा दिया गया है। अब ये वही चीज़ है पूरा पूरे एक फिगर में, इसको अगर देखने आता है तो कोई नया चीज़ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस अब तक कि मैप क्लियर होना चाहिए। अब ये लंबा चौड़ा क्या है, दिया हुआ है, ठीक है। कार्बन चक्रों को मैं अभी बता दूंगा। कार्बन चक्र है, यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र है, पहले ऊपर से देख के आएंगे तो फिर मैं इसको भी यहाँ पे बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट में टॉपिक यही था जिसको मैं बार बार फोकस कर रहा था, क्या था वो, संतुलन, पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल क्या होगा, बैलेंस बोला जाएगा, ठीक है। आज वैज्ञानिकों के द्वारा यही बार बार वार्निंग दिया जाता है कि मनुष्य इतना उदंड ना हो जाए, वरना प्रकृति अपने आप सब क्या कर लेगी, मैनेज कर लेगी। प्रकृति जब अपना ठीक है रूप दिखाएगी तो फिर कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखा जाए चलो, कह रहा है पृथ्वी पर जीवन। इस पुस्तक के विभिन्न अध्यायों से अब तक आप पर्यावरण के 3 मुख्य तत्व जैसे कि परिमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के विषय में क्या हो चुके हैं, जान चुके हैं। परिमंडल है, स्थलमंडल को क्या बोला जाता है, परिमंडल भी बोल दिया जाता है। 3 ही है, 3 मुख्य तत्व है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी को
जो मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोस्फीयर माने क्या बनाते हैं? जैव मंडल। और इसी जैव मंडल का एक छोटा सा जो पार्ट है, जिसको मैं बोला क्या, बायोम। क्या होता है? बायोम। बायोम में जैसे कि वनस्पतियों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ क्या करते हैं, पारस्परिक क्रिया करते हैं। अब दूसरे मंडल बने, स्थल मंडल जल मंडल से कर रहा है, जल मंडल वायुमंडल से कर रहा है। ये चक्रीय प्रवाह है जो मैंने अभी बताया था तुम लोगों को, है कि नहीं है? बिल्कुल सर्कुलर रूप में। क्या ये ख़त्म होने वाला है कभी? कोई बता सकता है कि कहाँ शुरू हुआ था? कोई ऐसा पॉइंट कोई बता सकता है कि कहाँ शुरू हुआ था? अब जवाब नहीं मिल रहा है। एक गोले में यही चीज़ है यहाँ पे। क्या बोलते थे बुद्ध, क्या बोलते थे कि मनुष्य बार बार क्या करता है, जन्म लेता है। क्या करता है? जब मनुष्य की इच्छा जब समाप्त नहीं होती है, जब तृष्णा उसकी समाप्त नहीं होती है, तो यही तृष्णा उसके जन्म का क्या बनती है, कारण बनता है, पुनर्जन्म होता है। होता है कि नहीं होता है? और धीरे धीरे आदमी पहला जन्म में क्या था, पेड़ था, पौधा था, दूसरे जन्म में अमीर बन गया, गरीब बन गया, है कि नहीं है? ये प्रक्रिया क्या होती है, चलते रहती है। अब ये कहाँ से शुरू हुई है इसको कोई नहीं जानता है। सर्कल जब भी बनाया जाए तो यही है, सर्कल का मतलब है कि इनफाइनाइट, अनंत। क्या बोला जाता है? अनंत, इससे बोला जाता है। और जब भी चक्रीय प्रवाह बनता है, जैसे आग्नेय बना, अवसादी, कायांतरित, ये जो प्रक्रिया जो चल रहा है, क्या इसको तोड़ना इतना आसान है? नहीं, तो इसको तोड़ना किसी भी कीमत पर इतना आसान नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैव मंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक क्या है, शामिल है। इसीलिए इसको क्या बोल दिएगा, बायोस्फीयर। जितने भी जीव पदार्थ हैं सब इसी बायोस्फीयर के क्या है, पार्ट है। जैव मंडल में सभी पौधे, जंतु, प्राणियाँ, जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव, यहाँ के एक चींटी तक भी इसी बायोस्फीयर में क्या है, शामिल है। और उनके चारों ओर कह रहा है, उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना है। अधिकतर जीव स्थल मंडल पर ही रहते हैं, परंतु कुछ जल मंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, विचरण करते रहते हैं। करते कि नहीं करते हैं? मेढक को ही देख लो, ठीक है, बरसात के दिनों में पता चलेगा कि पानी में रह जाएगा, पानी जैसे ख़त्म हो जाएगा कहाँ रह जाएगा, स्थलों में रह लेगा। ऐसे बहुत सारे, ठीक है, जो हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, देखते भी हैं। तो प्रकृति ने उसको इसे ही बना दिया है। जैव मंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे कि भूमि, जल व मिट्टी के साथ क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है। अब देखो यहाँ पे किसके साथ, भूमि, जल व क्या, मिट्टी के साथ। ये वायुमंडल के तत्व जैसे कि जो भी है तापमान, वर्षा, आर्द्रता व सूर्य के प्रकाश से भी क्या होता है, प्रभावित होगा कि नहीं होगा। जैविक घटकों का भूमि, वायु व जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान प्रक्रिया के जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने में क्या होता है, सहायक होता है। जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, क्यों लोग बोलते हैं कि आदमी पंच तत्वों से क्या हुआ है, मिल के बना है। पंच तत्व याद है कि नहीं याद तुम लोगों को? पांच तत्वों से, ठीक है। तीन तत्व तो आ ही गया, कौन सा कौन, स्थल, वायु, जल, और क्या हो जाएगा, अग्नि, और क्या होता है, पांचवा तत्व, होता है ना पांच। एग्जैक्ट मुझे भी यह ध्यान नहीं आ रहा है। अग्नि है तो एक तत्व और याद आएगा तो मैं बता दूंगा। मैंने पांच तत्वों से क्या हुआ है, मिलकर बना हुआ है। कोई इसका अस्तित्व नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक समय के बाद तुमको जला दिया जाए, दफना दिया जाए, या फिर दाह संस्करण कर दिया जाए, फिर आदमी पुनः उन्हीं पांच तत्वों में क्या हो जाता है, विलीन हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? भी जला दिया जाए क्या हो जाएगा, इतना सा राख हो जाएगा शरीर का। फिर क्या हुआ है यहाँ पे, अब यहाँ पे फिलॉसफी की बातें हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें नहीं जाना। सिंपल यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है, कि कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो जैविक घटक का
भूमि, वायु और जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवित, ठीक है, जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने में क्या होता है, सहायक होता है। अपने आप को तुम बंद करके देखो, क्या बिना हवा के 1 सेकंड भी रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तुम लोग 5 मिनट रह जाती है बिना हवा का, नहीं रहता है, कितना देर तक रह सकते बिना 1 हवा? मिनट से भी कम रहता है, नहीं रहता कितना दिया ट्राई की हो सब? कि हाँ, ट्राई की हो? हाँ, कितना सेकंड रहता है? 5-10 मिनट, 5-10 सेकंड। 5-10 सेकंड नहीं होता है। नॉर्मल आदमी, ठीक है, एक बच्चा भी आराम से 15-20 सेकंड क्या कर सकता है, अपने सांस को रोक सकता है। तो मोटा मोटी लगभग 40-50 सेकंड तक तुम मरने नहीं जा रही हो। 1 मिनट तक तुम मरने नहीं जा रही, भले तुम्हारा सांस क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ठीक है, मतलब फेफड़ा क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है एकदम लगेगा कि एकदम ऑक्सीजन के लिए फेफड़ा तड़प जाएगा, फूलने लग जाएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? चलो, अब यहाँ पे बात की जा रही है इकोलॉजी की। तो अभी हम लोग किसको बात कर रहे थे, बायोम की, अब किसकी बात कर रहे हैं, इकोलॉजी की। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी व पर्यावरण संबंधी समस्याओं के विषय में क्या होंगे, पढ़ते होंगे। आजकल तो पेपर देखना ही छोड़ दी हो। क्या आपने सोचा है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? जैसा कि आप जानता है, पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों के मेल से क्या हुआ है, बना हुआ है। हम है कि नहीं है? छोटी छोटी शब्दावलियाँ देखो, जैव मंडल, पारिस्थितिक तंत्र, पर्यावरण, ये एक दूसरे से बिल्कुल जाल की तरह क्या हुआ है, मिला हुआ है। यह जानना अत्यंत रोचक है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्या है, क्यों आवश्यक है। समझ में आया? संतुलन के लिए बने रहना क्या है, क्यों आवश्यक है। इस संतुलन में बने रहने के लिए भी विभिन्न प्राणियों, जीवधारियों का एक विशेष अनुपात में रहना क्या है, आवश्यक है। एक शब्द दिया है, क्या, विशेष अनुपात। जैसे कि वर्तमान में कहा जा रहा है, ठीक है, 1 ही बच्चा अच्छा है, 2 ही बच्चा अच्छा है, कहा जा रहा है कि नहीं जा रहा है, जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए। तो ये एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। एक बार इतना रहेगा तो भाई हो सकता है कि इकोलॉजी जो सिस्टम है हमारा बैलेंस रहेगा, सबको अच्छा लाइफ मिल पाएगा, अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन, अच्छा रहने का घर, है कि नहीं है? लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इतनी अधिक मात्रा में पॉपुलेशन का क्या हो रहा है, विस्फोट हो रहा है, जिसकी वजह से समस्या आ रही है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ मनुष्यों के संदर्भ में सोच के मत देखो, प्रकृति के संदर्भ में, प्रकृति में और भी बहुत सारे क्या हैं, जीव जंतु हैं, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उसको भी ध्यान में रख के क्या करना है, जानना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे मनुष्य अकेले सब में क्या पड़ रहा है, भारी पड़ जा रहा है, हर चीज़ का दोहन करने में अकेले लग गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे कहा जा रहा है कि जैविक अजैव तत्वों में स्वस्थ अंतरक्रिया क्या रहे, जारी रहे। जब तक ये स्वस्थ अंतरक्रिया जारी नहीं रहेगी तब तक ये चैन पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, फिर समस्या हो जाएगी। पारिस्थितिक प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में संबंध का ही अध्ययन नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों के भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से क्या हो, समायोजित हो। यहाँ पे एक बार और ध्यान से सुनो, कह रहा है कि पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों का जन्म, जो भी जीव है उसका जन्म होगा कि नहीं होगा, विकास होगा, अलग अलग क्षेत्रों में उनका वितरण भी होगा, कुछ ना कुछ उसकी प्रवृत्ति होगी। जैसे कि मानव की प्रवृत्ति है कि नहीं है? प्रवृत्ति, भाई मानव अपने आप को पृथ्वी पे सबसे क्या मानता है, होशियार जीव मानता है। सही में होशियार है? क्यों नहीं होशियार बताओ, कैसे नहीं होशियार? ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से क्या है, संबंधित है। यहाँ पे हर एक व्यक्ति, ठीक है,
जब भी उसके सामने प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सिर्फ व्यक्ति ही क्यों, कोई भी जीव जंतु देख लो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती है, जिसे वर्तमान में भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ चल रही है, तो उससे आदमी अंतर्क्रिया करने का प्रयास कर रहा है, स्ट्रगल करने का प्रयास कर रहा है कि जल्दी से जल्दी उसको प्रतिकूल से क्या बना ले, हम अनुकूल बना ले। तो क्या सिर्फ हम लोग करते होंगे? हाथी ही था, सपोज करो उस दिन तुम लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? वो हाथी लगभग 1 सप्ताह जो बम वाला जो अनानास खा गई, ठीक है, अब एक्सप्लोशन हुआ होगा, अब फट के, ठीक है, बहुत पावरफुल बम होना चाहिए उसके लिए, अंदर हो गया, अब उसके शरीर के अंदर पार्ट को डैमेज किया होगा कि नहीं किया होगा? किया होगा। वो हाथी 6 से 7 दिन किस में रह गई? तालाब में ही रह गई, और स्ट्रगल की, प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से क्या है, संबंधित है। स्ट्रगल नहीं कर पाई, शरीर का पार्ट उसका बहुत अधिक डैमेज हो गया होगा, मर गई। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति व उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से क्या है, संबंधित है। लेकिन क्या प्रतिकूल अवस्थाओं में किसी के लिए भी सर्वाइव करना इतना आसान होगा? नहीं होगा। वो स्ट्रगल बोलते हैं उसको। एक समय के बाद, ठीक है, क्या पता शरीर काम नहीं करे किसी का भी। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आपस में ही संबंध का अध्ययन नहीं है, ध्यान से देखो, बहुत बड़ा रूप है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों की जो भूमि, जल अथवा वायु से ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह व पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से क्या हो, समायोजित हो। अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे तो भूमि, स्थल मंडल, जल मंडल और क्या है, वायुमंडल है। पूरी तरीके से यहाँ पे इससे जो भी अंतर संबंध कर रहा है, जो क्रिया कर रहा है, हमने देखा है कि फिर क्या बना रहा था, बायोस्फीयर बना रहा था, जीव जंतु बन रहा था, है कि नहीं है? और फिर ये जो चारों को चारों प्रक्रिया कर मिला दिया जाए तो फिर इसके अंतर्गत रहने वाला चीज़ सब क्या वो बोला गया, इकोलॉजिकल वो बोला गया, इकोसिस्टम बोला गया। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? पारिस्थितिकी के संदर्भ में आवास पर्यावरण के भौतिक व रासायनिक कारकों का योग है। यहाँ पे कहा जा रहा है हैबिटेट माने आवास। अलग अलग जीव जंतुओं का अलग अलग हैबिटेट होते हैं कि नहीं होते हैं? जैसे सपोज करो चूहा के लिए, तो चूहा के लिए भाई उसका अपना बिल है, मनुष्य है अपना, उसका आवास है, झोपड़पट्टी से लेके बड़े बड़े मकान तक। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण, विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न प्रकार के परितंत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं। पहाड़ों में जाओगी तो अलग ही प्रकार का संरचना दिखाई देगा, है कि नहीं है? अब मैदान में जो रहने वाले चूहे हैं कहाँ बिल बनाएंगे? मैदानों में बनाएंगे। पहाड़ में रहने वाले चूहे पहाड़ों में बिल बनाएंगे। पठारों में रहने वाले, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे जैसे वहाँ की सिचुएशन, ठीक है, होते जाएगा उसी के अनुसार वो अपने क्या करते जाएगा, ढालते जाएगा। जहाँ अलग अलग प्रकार के पौधे व जीव जंतु विकास क्रम द्वारा पर्यावरण के अभ्यस्त हो जाते हैं, इस प्रकार को पारिस्थितिकी के क्या बोला गया, अनुकूलन बोला गया। तो हमारे लिए क्या है, पारिस्थितिकी अनुकूलन है, जिसकी वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं, है कि नहीं है? ये सब शब्द दिया हुआ है कि इकोलॉजी की अवधारणा आई कहाँ है। देखो सब ग्रीक भाषा से क्या किया गया है, लिया गया है। जितने भी इस तरह का टर्मिनोलॉजी है साइंस से रिलेटेड, सारा का सारा देखो, ठीक है, ये चाहे ग्रीक हो गया, लैटिन हो गया, ये जो 2 भाषाएं हैं सब उसी यूरोपीय समाज से निकल के आया हुआ है। तो स्वाभाविक वे लोग आगे रहेंगे ही रहेंगे। इकोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्द ओकिस और लॉजी से मिलकर बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ है घर तथा लॉजी का अर्थ क्या है, विज्ञान या अध्ययन से है। शाब्दिक अर्थानुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधे, मनुष्य, जंतुओं, सूक्ष्म जीवाणुओं घर के रूप में अध्ययन एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण एक साथ रहते हैं। पूरा कर दिया, सबको समेट दिया। कोई भी, ठीक है, यहाँ पे इकोसिस्टम में सब इसी का क्या है, पार्ट है।
जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नस्ट हैकन, जिन्होंने सर्वप्रथम सन 1869 में आइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, परिस्थिति के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। जीवधारियों व अजैविक घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही क्या बोला गया? परिस्थिति क्या बोला गया? विज्ञान बोला गया। अतः जीवधारियों का आपस में व उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंध का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है? परिस्थिति। यहाँ पे पहली बार शब्द, ठीक है, जब भी नया शब्द कोई आता है तो थोड़ा ध्यान देना चाहिए आया कहाँ से है। अब यहाँ पे टाइप्स उसका दे दिएगा, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, पूरा का पूरा ये अंतःक्रिया करता कैसा है। कह रहा है कि पारितंत्र मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला है स्थलीय, टेरेस्टेरियल, मतलब जिसमें सबसे अधिक मात्रा में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? स्थल में सबसे अधिक पाए जाते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा? जलीय हो जाएगा। तो स्थलीय वालों क्या बोला गया? टेरेस्टेरियल। इंग्लिश शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। और पारितंत्र, ठीक है, वह जलीय, इसको एक्वाटिक बोला गया। स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में भी विभक्त किया क्या हो सकता है? जा सकता है। किसमें? किसको? टेरेस्टेरियल को, ठीक है। आप छोटी छोटी देखो अंतर है यहाँ पे। किसको? स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभक्त किया जा सकता है। बायोम पौधों व प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में क्या होता है? पाया जाता है। अब सपोज करो हम बोल दें कि जो भाई क्षेत्र है सोमेश्वर रेंज का बायोम कैसा है, अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। अब बोल दिया जाए कि सवाना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए सवाना है, वहाँ पे घास वास अधिक है, सवाना बायोम में जीव जंतु भी अधिक मिलते हैं। तो एक बायोम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं दिमाग? कर रहा है। तुरंत वहाँ के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्टर है वहाँ पे हमारा दिमाग क्लिक कर रहा है कि ऐसे ऐसे वहाँ पे क्या हो रहा होगा। इसके साथ साथ टेम्परेचर, वर्षा, ह्यूमिडिटी, ठीक है, मृदा, सब का सब देखो यहाँ पे इतना बड़ा चीज़ है कि बस इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो मैप है बस देखने का ढंग आना चाहिए। सारा का सारा इसमें क्या है? मौजूद है। समझ में आ रहा है ना? पृथ्वी पर, अब इसको समझाने की जरूरत नहीं है, पृथ्वी पर विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु व अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। जलवायु, अतः विशेष परिस्थितियों में पादप व जंतुओं के अंतर संबंध के कुल योग को क्या बोलते हैं? बायोम बोला गया। अर्थात बायोम में क्या आ गया? पादप प्लस क्या आ जाएगा? जंतु, बायोम, ठीक है। पादप प्लस क्या आ जाएगा? जंतु। इसमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता व मिट्टी संबंध अवयव भी शामिल है। संसार के कुछ प्रमुख पारितंत्र जैसे वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा क्या है? पारितंत्र के रूप में मौजूद है। अब खुद सोच के बताओ, बायोम बोलने से क्या फील आ रहा है? पार्टिकुलर क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? तो बायोम में पार्टिकुलर किसी क्षेत्र को बताने की कोशिश किया जा रहा है। और इकोसिस्टम जब भी बात की जा रही है तो क्या बना सकते हैं? बायोम का क्या हो जाएगा? समूह है कि नहीं है? यही क्या हो जाएगा? पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो इकोसिस्टम जब भी बोला एक व्यापक नज़रिए से क्या करना है? देखने का प्रयास करना है। और जैसे बायोम बोला जाए किसी सीमित क्षेत्र के लिए, किसी विशेष क्षेत्र के लिए देखने का क्या करना है? प्रयास करना है। जलीय पारितंत्र को समुद्री पारितंत्र व ताजे जल के पारितंत्र में बांटा जाता है। समुद्री पारितंत्र में महासागरीय, ज्वारदानमुख, प्रवाल भित्ति पारितंत्र शामिल है। ताजे जल के पारितंत्र में जैसे कि झील, तालाब, सरिताएं, कच्छ व दलदल क्या है? शामिल है। यहाँ पे बांट दिया गया है। अब नेक्स्ट बताने की कोशिश की जा रही है कि पारितंत्र की कार्य प्रणाली व संरचना क्या है। यहाँ पे अब कैसे एक दूसरे से, ठीक है, इंटरलिंकिंग हो रहे हैं, थोड़ा इसको हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि पारितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों व जंतुओं की प्रजातियों का क्या है? वर्णन सम्मिलित है। क्योंकि ये जो इकोसिस्टम है किसी सेपरेट जगह पे हो ही नहीं सकता है। कोई भी वैसा जगह हो तो फिर ये प्रक्रिया क्या हो जाएगी? हर जगह ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि किसी जंगल में तुमको सिर्फ और सिर्फ बाघ ही मिले। ऐसा नहीं है किसी क्षेत्र में तुमको सिर्फ और सिर्फ क्या मिले? घास ही मिले।
ऐसा कोई क्षेत्र क्या है मौजूद नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पारितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधे व जंतुओं का प्रजातियों का क्या है वर्णन सम्मिलित है। यह उनके इतिहास, वितरण व उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्र में जैविक अजैविक कारक होते ही होते हैं। अजैविक या भौतिक जिसको बोला गया इंग्लिश में, ठीक है, एबियोटिक फैक्टर्स कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति व अजैविक या अकार्बनिक तत्व जिसमें कि जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि सम्मिलित है। जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सब इसमें क्या है शामिल है तथा अपघटक शामिल है। उत्पादकों में सभी हरे पौधे सम्मिलित हैं जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना क्या करते हैं भोजन तैयार करते हैं कि नहीं तैयार करते हैं करते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में अब वही सारा चीज़ दिया हुआ है कि शाकाहारी जैसे कि हिरण, बकरी, चूहे, ठीक है, भेड़, पौधे सभी किस पे निर्भर है पौधों पर निर्भर है। तो यहाँ पे पौधा हम लोग डाल सकते हैं वही जो, ठीक है, ये जो अच्छा बुक में बनाया गया है डायग्राम जो है इसी को क्या करना सेम टू सेम लिख लेना सब। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता में सभी मांसाहारी जैसे कि सांप, बाघ, शेर आदि है, आदि का कोई अंत नहीं है, बहुत सारे समूह क्या है शामिल है। कुछ मांसाहारी है जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर है, उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी टॉप क्या है कॉर्निवर्स के रूप में जाना जाता है। और ये कौन होगा टॉप कॉर्निवर्स के रूप में? मनुष्य से बेहतर कोई हो सकता है जो सबको समेट रहा है कि नहीं है? मैंने शाकाहारियों का भी खाना छीन रहा है और मांसाहारियों का भी खाना छीन रहा है। जैसे बाज और नेवला है कि नहीं है? बाज और क्या है नेवला टॉप स्तर के मांसाहारी माने जाते हैं आदि। अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर है जैसे कि कौवा और गिद्ध मर जाए तो जाके क्या करने लगेंगे, जाके खाने लगेंगे, खुद तो मार नहीं सकते हैं, ठीक है। तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे कि इसमें जो सबसे छोटे छोटे जो होते हैं नग्नाकों से दिखाई नहीं देते हैं, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित कर उन्हें सरल पदार्थों में क्या करते हैं परिवर्तित करते हैं। तो यही जो अब डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया हो रही है, अब अभी मैंने बताया कि सपोज करो कि जो तुम लोग मानी बोल रही हो गोबर का खाद कंपोस्ट जिसे बोला जाता है, क्या वहाँ पे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीवाणु होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे यहाँ पे। किसान, ठीक है, अभी सरकार के द्वारा बहुत सारा स्कीम भी चलाया जा रहा है जैसे केंचुआ पालन के लिए। केंचुआ पालन में क्या किया जा रहा है, उसमें केंचुआ को डाल दिया जा रहा है कि नहीं है? केंचुआ को खाना खिलाओ, खाना खिलाओगे तो जितना अधिक खाना खिलाओगे उतना अधिक मात्रा में पोटी करेगा, और उसका जो पोटी करेगा तो पोटी बहुत क्या है वो मतलब खाद के दृष्टिकोण से जैविक खाद के रूप में बहुत अच्छा स्रोत है। अब उसको जैसे खेतों में डालेंगे तो मिट्टी के साथ उसकी अपघटन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी शुरू हो जाएगी। अपघटन होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता के भोजन बनते हैं। द्वितीय उपभोक्ता फिर तृतीय भोजन के द्वारा क्या होते हैं खाए जाते हैं। अब आगे इसी को हम लोग जानेंगे फूड चेन के रूप में, फूड चेन, ठीक है, खाद्य श्रृंखला के रूप में। बार बार यही सब फिगर क्या होगा रिपीट होगा। अपघटक प्रत्येक स्तर पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। ये अपघटक इन्हें विभिन्न पदार्थ जैसे कार्बनिक, अकार्बनिक अवयव और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। पारितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेढक का भोजन है, जो मेढक सांप का भोजन है, और सांप किसका भोजन है एक बाज के द्वारा खा लिया जाता है। चैन बना लिया गया। यह खाद्य क्रम, और इस क्रम में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा प्रवाह ही क्या कहला जा रहा है खाद्य श्रृंखला क्या हो रही है कहला रही है। अब देखो जैसे ही सपोज करो कि हम है कि नहीं है, अभी मान लो कि थोड़ा समस्या हो रहा है, नींबू का शिकंजी बना लिया पी लिया। अब खुद सोचो क्या यहाँ पे चैन बना कि नहीं बना? अब चीनी कहाँ से आ रहा है?
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पेड़ पौधों से आ रहा है। नींबू कहाँ से आ रहा है? पेड़ पौधों से आ रहा है। उसमें क्या मिला रहे हैं हम? पानी मिला रहे हैं। पानी खुद एक जलमंडल का भाग है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। तो भाई हमने अंतर क्रिया संबंध किया कि नहीं किया? किया। अब यहाँ पे एक दूसरे पहलू को देखने की बात करते हैं, क्या इसमें एनर्जी का ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। बिल्कुल हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। नींबू को तोड़ लिया हमने, है कि नहीं है? फिर उसको जल के माध्यम से हमने क्या किया? उसको कंज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर सिंपल भाषा में बोला जाए कि ठीक है, यहाँ पे लेवल बाय लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक 1, 2, 3, 4 सबका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा है? आ रहा है। भर रहा है। यहाँ पे कि कहने का मतलब है यहाँ पे कि एनर्जी का फ्लो क्या हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एनर्जी का क्या हो रहा है? फ्लो बना रहा है। और यही का बोल दिया गया कि जब एनर्जी के यहाँ पे फ्लो बना रहा है तो इसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया? फूड। क्या बोल दिया गया? चैन बोल दिया गया। फूड चैन का फाइनली मतलब क्या है? यही है। ठीक है। फिर कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से क्या होती है? जुड़ी होती है। होती है कि नहीं होती है? होती है। उदाहरण जैसे एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का क्या है? भोजन है कि नहीं है? और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के जीवों पर, ठीक है, शिकार पर निर्भर है। परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से क्या हुई है? जुड़ी हुई है। अब सपोज करो गिद्ध है कि नहीं है? चाहे अगर किसी का नेचुरल डेथ हो रहा है, खासकर जानवरों का, चाहे किसी के द्वारा मार दिया जा रहा है। शेर बार बार क्या मार के सबको खा जाता है? नहीं। ठीक है। शेर ऐसा मतलब है, वो बहुत क्या बोलते हैं उसको, मतलब उसको जो अपने शक्ति का मतलब जो भी है, ठीक है, जंगल के राजा, उसको ऐसे ही नहीं बोला जाता है। जिसको मार रहा है उसको दिक्कत होगा, कोई समस्या नहीं है। मारने के बाद उसका कुछ भाग खाएगा और कुछ भाग क्या कर देगा? छोड़ देगा। छोड़ने का मतलब क्या है कि अब उसके छोड़ने से अब जिसको भी वो भोजन मिल रहा है, एनर्जी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। और फिर उसके मन में अब शेर के लिए रिस्पेक्ट क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ जाएगी। तो राजा ऐसे ही नहीं बोला जाता है। सोचने का थोड़ा, ठीक है, नज़रिया बदलो। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत? तो परिणाम स्वरूप खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से क्या है? जुड़ी हुई। प्रजातियों के इस प्रकार के जुड़े होने को खाद्य क्या बोला जाता है? जाल कहा जाता है। जैसे ही शेर किसी को मार देगा, एक आध दो को चूहा, तो तुरंत क्या हो जाएगा? वहाँ पे आ ही जाएगा। नहीं आ जाएगा? बचपन से कहानी वानी पढ़ियो कि नहीं पढ़ियो? सब चूहा शेर वाला। सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं यहाँ पे पाई जाती है। एक है चराई खाद्य श्रृंखला, माने जिसमें कि नेचुरल प्रक्रिया के द्वारा क्या हो जा रहा है? ग्रेजिंग बोलते हैं इसको, ग्रेजिंग फूड चेन। जैसे कि सवाना वगैरह में सबसे अधिक होता है, घास है वहाँ पे, क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। और दूसरा है अपरद खाद्य श्रृंखला, डिट्रिक्स फूड चेन। यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहा है कि चराई खाद्य श्रृंखला में यहाँ पे कह रहा है कि पौधों से आरंभ होकर मांसाहारी तक जाती है, जिसमें शाकाहारी क्या है? मध्यम स्तर पे है कि नहीं है? पौधा है, उसके बाद इसको कौन खाता है? शाकाहारी है। शाकाहारी को कौन खाएगा? मांसाहारी है। बीच में कौन है? शाकाहारी है कि नहीं है? इसलिए बोलेगा जिसमें शाकाहारी किस में है? मध्यम स्तर पर है। हर स्तर पर ऊर्जा का क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। इसने इसको खा लिया, इसका ऊर्जा क्या हो गया? खत्म हो गया। कोई दिक्कत? इसने इसको खा लिया, यहाँ पे ऊर्जा का क्या हो गया? ह्रास हो गया। तो ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, इसका मतलब हमने पता है कि ऊर्जा को कभी ख़त्म किया नहीं जा सकता। इसका मतलब कि इसका ऊर्जा ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब कि इसका ऊर्जा क्या हो रहा है? किसी न किसी रूप में क्या हो जा रहा है? ट्रांसफ़र हो जा रहा है। भाई हमने खाया, मांस खाने से क्यों लोग बोलते हैं मांस खाओ भाई, क्या रहोगे? मजबूत रहोगे, है कि नहीं है? तो क्या हुआ यहाँ पे?
चिकन का, बेचारी मुर्गी का सारा एनर्जी किस पे ट्रांसफ़र हो गया? इंसानों में हो गया। समझ पा रही हो नहीं पा रही है चीज़ को? फिर इंसानों ने उस चीज़ को क्या किया, लिया, पावरफुल हो गया, सोच रहा है क्या, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है? हो रहा है। किसान जाके हल चला रहा है, मेहनत कर रहा है, फिजिकली वर्क कर रहा है, क्या अब वो चिकन का एनर्जी उसके अंदर रहा कि वो ट्रांसफ़र हो गया? ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ऐसे इस पे ठीक है, कई घंटा इस पे बहस की जा सकती है। तो इसीलिए बार बार बोलता हूँ, एनर्जी का कभी, ऊर्जा का कभी खात्मा नहीं हो सकता। नहीं होता। उसका रूप में क्या होता है, परिवर्तन आ जाता आते है। रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कितना सब इंटरेस्टिंग चीज़ है, बशर्ते कि ध्यान से पढ़ो, समझो, कहीं से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब चैन बना हुआ है आपस में। लेकिन हम लोग सोचते नहीं है ऐसा। सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। अब सोचोगे सब? सोचना है तो चिकन खा रहे से मतलब क्या कर रहे हैं? एनर्जी क्या कर रहे हैं? ले रहे हैं। ले रहे हैं। जिसमें श्वसन, उत्सर्जन व विघटन प्रक्रियाएं सम्मिलित है। ठीक है। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा क्या हो जाती है? कम होती जाती है। जैसे कि अपरद दूसरा है, यहाँ पे था ना, अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर क्या है? निर्भर है। अपरद खाद्य श्रृंखला में क्या हो जाएगा? मृत। जैसे कि शेर ने किसी को मार दिया, ठीक है, शेर ने मान लो हिरण को मार दिया, कुछ भाग खाया, उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें कार्बनिक पदार्थों का, ठीक है, अपघटन भी क्या है इसमें सम्मिलित है। मतलब जो डायरेक्ट रूप से हो रहा है वो क्या है? चराई खाद्य श्रृंखला। जो इनडायरेक्ट रूप में हो रहा है वो अपरद खाद्य श्रृंखला के रूप में यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे दे दिया गया है बायोम के प्रकार। ठीक है। कह रहा है कि पिछले अध्ययन से आप जान गए होंगे कि बायोम का अर्थ क्या होता है, जान लिए। अब हम संसार के कुछ प्रमुख बायोम पहचान करें, रेखांकित करें। संसार के 5 बायोम इस प्रकार का है, क्योंकि इन बायोम को प्रभावित करने वाले शुरू से हम लोग देख रहे हैं, टेम्परेचर, वर्षा, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, सब इसके प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो स्वाभाविक है कि हमारे पूरा पृथ्वी में परिवर्तन क्या होगा? आएगा ही आएगा। एक जैसे पृथ्वी की स्थिति मौजूद क्या है? नहीं है। और इनके सबके पीछे एक ही कारण है, और क्या है? सूर्य प्रकाश। सोचो, सूर्य अगर हर जगह समान मिलता होता तो शायद इतनी सारी समस्याएं आती हैं, नहीं आती। पढ़ने का झंझट ही नहीं होता है कि नहीं है? हर जगह टेम्परेचर, और टेम्परेचर इतने बड़े पूरे पृथ्वी को डिफाइन करने वाला, प्रभावित करने वाला वो कौन है? सूर्य है यहाँ पे। तो पढ़ना तो पड़ेगा हमें। जैसे कि वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय क्या हो गया? बायोम। तो बिल्कुल कोपेन के वर्गीकरण की तरह बायोम को भी क्या कर दिया गया? वर्गीकरण कर दिया गया। इनकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक यहाँ पे जो सारणी दिया गया 15.1 में हम लोग देखेंगे। तो दिया हुआ है नीचे, ठीक है, पहले देख लेते हैं। ठीक है। कह रहा है कि सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। मूल बने क्या होता है? मूल बने मेन, जहाँ से उसकी क्या हो रही है? उत्पत्ति हो रही है, ओरिजिन जिसको बोला जाता है। कोई दिक्कत? जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कहा जा रहा है कि जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है, जो हर पौधों के लिए जीवन एवं भोजन का मुख्य क्या है? आधार है। अगर ये होता ही नहीं तो पौधे आते ही नहीं। पौधे जब आते नहीं तो मांसाहारी टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। अभी सारा जंगल काट दो, घास, सिंपल है, शेर को रख के भोजन मत दो। हम लोग हैं भाई, भोजन मत खाओ, तुम कितना दिन जिंदा रह पाएंगे? 1 महीना के अंदर पता चला पूरे पृथ्वी में, ठीक है, अंबार लग गया है। जैसे कि अंग्रेजों के समय में होता था, बड़े बड़े मैदानों में जुलाहों की हड्डियाँ बिखरे होती थी। जुलाहा माने क्या होता है? जुलाहा कपड़ा जो बनाते थे ना, ठीक है, उनको क्या बोला जाता था? जुलाहा। तो जब अंग्रेजों ने मशीन वशीन बना लिया, सारा मशीन बना के जो भी बने बनाई मालों का कहाँ भारत जब लोग एक्सपोर्ट करने लगे, तो भारत पहले भी चाइना मार्केट था और आज भी क्या है? चाइना मार्केट है।
पहले इस मार्केट पे इंग्लैंड का कंट्रोल था, अब इस मार्केट पे चाइना कंट्रोल हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? तो जो कपड़ा बनाने वाले थे, ठीक है, कपड़ा बना के जब प्रक्रिया से जब गुजरते हैं तो जुलाहा वाला जो काम होता है कपड़ों को उस समय, ठीक है, कुटीर उद्योग के रूप में लोग काम करते थे। बड़े बड़े फील्ड में फैलाने का, सुखाने का काम होता था कपड़ों का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अब उनका रोजगार क्या हो गया? रहा कि छीन गया? छीन गया। तो खाएंगे क्या? नहीं समझ में आया? तो इसीलिए उनकी हड्डियाँ कहाँ मैदानों में क्या होती थी? बिखरी होती थी, कोई उनको दफनाने वाला नहीं होता था। तो जो हर पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिक में क्या हो जाती है? परिवर्तन हो जाती है। अब मैंने तुम लोग बताया हुआ था रिएक्शन करा के, याद आ रहा है? फोटोसिंथेसिस का जो प्रकाश संश्लेषण आता है कि कैसे भोजन बनाता है, नहीं बताया था? तो जाके थोड़ा उसको देखो तब तो पता चलेगा। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य ताप का बहुत छोटा भाग, कहा जा रहा है केवल 0.1% प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या आता है? काम आता है। लेकिन इसी 0.1% भाग से पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्या है? बैलेंस है कि नहीं है? इसका आधे से अधिक भाग पौधे के श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन विभिन्न प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। ये जीवधारी विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकीय अंतर संबंधों पर जीवित है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, वरना फिर समस्या लगेगा होने। अब यहाँ पे जो भी 4 प्रकार का क्षेत्र दिया गया है, जैसे वन है बता दिया गया है, याद नहीं करना है, इसको याद करोगे तो फिर शहीद हो जाओगी, ठीक है? जब भी वन की बात आए हमेशा ये बनाई हो कि नहीं बनाई हो? सभी तुम बनाई हो? पहले पढ़ाई हुई तो पहले क्या है, जलवायु प्रदेश बनाई हो नहीं बनाई हो? बनाए हैं। इस जलवायु प्रदेश को ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगी तो यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं है, सबका सब क्या होगा? यही आएगा। बुझाया कि नहीं बुझाया? इसीलिए जब ये हम लोग जो टीचर बनवाया, हम लोग बड़ा हैरान थे कि सारे चीज़ों को, ठीक है, उसने क्या किया कि अलग अलग क्षेत्र में पढ़ाया। जैसे देखो इसमें हर जगह वर्षा है, वन है, मिट्टी है कि नहीं है? अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया उसने? पढ़ा दिया और बोला कि सबको क्या करना है, आप लोग जोड़ लेना है। अब इसको जोड़ने से एक शानदार कॉम्बिनेशन बनता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी इसको अलग अलग पढ़ोगी समस्या आना क्या है? तय है, क्योंकि ये सब का सब एक दूसरे से क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। तो इसको देखो, यहाँ पे लाइन बाई लाइन पढ़ोगे, हो सकता है बहुत अधिक क्या आएगी? समस्या आएगी ही आएगी, नहीं आने का सवाल ही नहीं है यहाँ पे। इसको देखो, इसको देखने के लिए सबसे ज़रूरी है कि मैप बहुत क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। मैप तगड़ा नहीं होगा तो फिर समस्या आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑलरेडी ओपेन का भी हम लोग देख चुके हैं, वर्गीकरण कर चुके हैं कि ओपेन ने किस तरीके से वर्षा और तापमान को ध्यान में रख के पूरे के पूरे वर्षा, तापमान और लास्ट में क्या रखा था? वनस्पति को ध्यान में रखा था। वनस्पति आ गया हमारे सामने, नहीं आ गया? ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं, घास भूमि है। घास भूमि किस में ले सकते हैं? सवाना में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? मरुस्थल को किस में ले सकते हैं? मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में ले सकते हैं। अब कौन कौन सा क्षेत्र है ये देख लेना, मैंने एक बार रीडिंग लगा लोगे तो कोई घाटा नहीं होगा। रीडिंग लगा लोगे तो आसानी से क्या हो जाएगी, जिससे कि है तुम्हारा बायोम है, वन है, इसके बहुत सारे क्या है प्रकार है, बोरियल, शीतोष्णकटिबंधीय, पर्णपाती, भूमध्य रेखीय, उष्णकटिबंधीय। और पता है जैसे जैसे निम्न अक्षांश से उस तरह उच्च अक्षांश की तरफ जाएंगे जिसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा। वैसे ही प्रदेशों में भी परिवर्तन होगा, है कि नहीं? A1 में यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा? सबसे अधिक होगा। A2 में टेम्परेचर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, भूमध्य रेखीय है यहाँ पे, ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे, यहीं पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी यहाँ पे शुरू हो जाती है। उत्तर व दक्षिण अक्षांश में कह रहा है कि कितना? 10 से कितना होगा? 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश में। ये टेम्परेचर की बात नहीं की जा रही है, अक्षांश की बात की जा रही है, सॉरी। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर या दक्षिण। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 10 से कितना बोल दिया गया? 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश। अब लगेगा भूमध्य रेखा है, आप बताए थे 45 डिग्री। समस्या यहीं से क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आया आ रहा है। कि भाई भूमध्य रेखा में पता है कि शुरू कितना होता है, 45 डिग्री है, 40 डिग्री है, लेकिन प्रेशर बेल्ट की वजह से अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से उसको डिफाइन किया होता है। भूमध्य रेखा तो अच्छा। वहाँ दिया है A1 ऊपर अच्छा, भूमध्य रेखा है। ऊपर पाती अच्छा, 10 डिग्री से कितना है, उत्तर व दक्षिण उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। ठीक है, भूमध्य रेखा है, A2 है ना, पर्णपाती यहाँ पे। उसके बारे में नहीं दिया अच्छा, है, उसके बारे में उष्णकटिबंधीय नहीं दिया है। ना समझ गया। उष्णकटिबंधीय यहाँ पे दे दिया गया और भूमध्य रेखीय क्षेत्र दे दिया है। दोनों को मिला के किस में दे दिया है, A1 में दे दिया है। लगभग ये दोनों को दोनों क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर या दक्षिण 10 डिग्री के आसपास। क्लियर हुआ? अब पर्णपाती जो क्षेत्र है यहाँ पे 10 से सॉरी यही है ना, 10 से 25 डिग्री उत्तर व दक्षिण अक्षांश। शीतोष्ण कटिबंध शीत क्षेत्र हमेशा सबसे अधिक कहाँ मिलेगा, तुम्हारा पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, पूर्वी उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्वी एशिया। अब ये कह रहा है कि पश्चिम और मध्य यूरोप। कौन सा? पश्चिम और मध्य यूरोप की तरफ। अब बड़ा अटपटा लग रहा है पढ़ने पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देख लेना सब इसको बड़ा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर दिया है। हाँ, तापमान दिया है यहाँ पे। ठीक है, अब मृदा भी दिया है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे इसे यहाँ पे मैच करोगे सब मिल जाएगा, नहीं मिलेगा? उसी तरीके से मरुस्थल है, घास भूमि है, बायोम है। अब देखो कितना बड़ा है, सबका निचोड़ सिर्फ इतना ही नहीं है। वर्षा को भी इसी में कर लिया गया है, टेम्परेचर को, वन को, सबको सभी की जगह क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया गया है। इसको बनाएंगे। क्या हुआ? बनाना मत इसको। ठीक है, एक बार इसको रीडिंग लगा लेना। ठीक है, अगर इसको पढ़ना तो मैप को क्या करना, सामने रख लेना। जब भी कोई क्षेत्र है, जैसे कि जलीय क्षेत्र है कि नहीं है, जलीय क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है। क्या सही में शामिल नहीं है कि देखने का नज़रिया हमारा बदल रहा है, देखने का नज़रिया बदल रहा है। 30 डिग्री का मतलब सब है स्थल और जल। जलीय है यहाँ पे, एक्वाटिक, ताज़ा जल के, समुद्री जल के। ठीक है, सब बताया गया है यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। एक बार रीडिंग लगा लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि जीवधारी बहुलता की विविधता में जिंदा रह सकते हैं, अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे कि ऊर्जा, जल व पोषक तत्वों की उपस्थिति क्या है, सम्मिलित है कि नहीं है? बिल्कुल है। यहाँ पे ऊर्जा के लिए सपोज करो हमने चलो चिकन खा लिया, क्या अब उसमें चिकन ही खाएंगे? नहीं। ठीक है, चिकन बनाएंगे, पानी चाहिए, खा लिए, उसको डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए पानी चाहिए कि नहीं चाहिए? वो पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है। शरीर के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? एक बीमार आदमी को आप जितना चिकन खिला सकते हैं, एक नॉर्मल आदमी क्या ठीक है उससे अधिक खाएगा, कम खाएगा? उससे अधिक खाएगा। पोषक तत्व उसके अंदर जो भी, ठीक है, उसके शरीर के अंदर डिकम्पोजिशन की जो प्रक्रिया है बहुत अच्छा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत अच्छा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक अर्थात वर्ष के 12 महीनों में भिन्न है। अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। भिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन एक जैसा अर्थात क्या रहा है, बदलाव रहित रहा है। और 100 करोड़ से लगातार जो चला आ रहा है वायुमंडल और जलमंडल को लेकर लगभग कांस्टेंट चला है। इसमें बहुत अधिक कोई परिवर्तन हमें देखने के लिए नहीं मिला है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों से होने वाली चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। पौधे और किससे? प्राणी। यह चक्र जीव द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल व मिट्टी में विघटन से पुनः क्या होता है, आरंभ हो जाता है। नहीं होगा, मर जाएगा, लोग खत्म हो जाएगा, फिर उसी में जाके क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। एक चक्रीय प्रवाह हमेशा क्या होता है, बना रहता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से क्या होते हैं, संचालित होते हैं। समझ में आ रहा है सौर ताप क्यों? क्योंकि भाई इसी को कंटिन्यूटी कौन कर रहा है भाई? एनर्जी यहाँ पे सूर्य ऊर्जा के द्वारा आएगा ही नहीं, पादप बनेगा ही नहीं, खाएगा क्या आदमी?
खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू, ठीक है, भू रासायनिक चक्र, बायो जियोलॉजिकल साइकिल कहे जाते हैं। बायो का अर्थ है जीव और जीव का अर्थ क्या है, पृथ्वी, माने, ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले जो भी क्या है, जीव। इसमें उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु, जल से जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं, एक गैसियस में और दूसरा कौन हो जाएगा, तलछटी सेडिमेंट्री साइकिल। अब आ गया वहीं पे कौन सा चीज़ है यहाँ पे पूरी तरीके से, जो चट्टानी संरचना है, चट्टानों में गैस भी पाया जाता है, और सेडिमेंट्री मतलब क्या होता है, अवसादी चट्टान पाया जाता है। तो अवसादी चट्टान से हमें एनर्जी मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, नहीं मिल मिल जाएगा। जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं हो सकती। नहीं हो सकता है। पेड़ पौधे ख़त्म हो गए, मर गए, क्या सही में ख़त्म हो गए, नहीं, नीचे गए, दब गए, मर गए, कर गए, क्या बन गया, पेट्रोल डीजल कोयला बन गया। पेट्रोल डीजल कोयला को फिर से हम क्या कर रहे हैं, उसका दोहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कर रहा है। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या है पूरा पूरा, ठीक है, चक्रीय प्रवाह है, ये अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल नहीं है, यहाँ पे दिखाया गया है 100 साल से। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार स्रोत वायुमंडल और क्या है, महासागर है। गैसीय स्रोत जो भी एलपीजी मिल रहा है, ठीक है, नहीं, सेल गैस मिल रहा है। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की परपटी पर पाई जाने वाले मिट्टी, तलछटी व क्या है, अन्य चट्टाने हैं यहाँ पे। तो जाओ थोड़ा सा पानी नहीं पी लो, सब ब्रेक कर देते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे जल चक्र। कहा जा रहा है जल चक्र पूरी तरीके से जो जलीय जो प्रवाह है, कहा जा रहा है कि सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थलमंडल में जल का एक चक्र क्या होते हैं, बनाए रखते हैं। जो तरल गैस ठोस अवस्था में है, इसे ही जलीय चक्र क्या हुआ है, कहा गया है। नीचे शायद कुछ इमेज दिया है क्या, जल चक्र के लिए अध्याय 13 देखें। नेक्स्ट लगता है कि जो टॉपिक आएगा जल चक्र के बारे में, उसमें पूरा ठीक है बताया जाएगा, इसमें नहीं होगा, अध्याय 13 में है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग कार्बन चक्र। अभी तक तो तुम लोग नाम सुनी होगी CO2 का। CO2 क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन लगा है ना। तो यहाँ पे जो कार्बन चक्र की जो बात की जा रही है, वो जो कार्बन चक्र का ही एक छोटा सा भाग है, कौन, CO2 गैस के रूप में क्या हो गया है, परिवर्तन उसका हो चुका है। अभी तक यही माना गया है कि इस पूरे पृथ्वी में, ठीक है, अर्थ में, चाहे वो एटमॉस्फेयर में जो भी है, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इन सब में जो सबसे अधिक जिसकी मात्रा है वो किसकी है, कार्बन है। कि किसकी है, कार्बन की है। लेकिन वही समस्या क्या है कि जो कार्बन है रियल रूप में, ठीक है, मतलब अलग अलग रूपों में क्या है, मौजूद है। और जब अलग अलग रूपों में जो मौजूद है, तीनों के तीनों क्षेत्रों में यहाँ पे मौजूद है, जल, स्थल, वायु में जब यहाँ पे मौजूद है, तो स्वाभाविक है कि अंतःक्रिया जब हो रहा है इन तीनों का, तो इसका मतलब कि कार्बन का भी इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए कार्बन, अब केमिस्ट्री तुम लोग नहीं पढ़ी हो तो थोड़ा बताना यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं लग रहा है। कार्बन जब पढ़ोगी तो कार्बन एकदम, मतलब पूरे केमिस्ट्री में कार्बन के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है। समझ में आ रहा है। जब पूरे केमिस्ट्री में जब कार्बन के बिना नहीं हो सकता है, तो केमिस्ट्री जो हमारा डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये डे टू डे लाइफ संभव हो ही नहीं पाता। हर जगह तुम देखना, कोई भी मेडिसिन है, कुछ ना कुछ कार्बन लग क्या होता है, लगा रहेगा उसमें। कार्बन कई सारे रूपों में क्या होता है, पाया जाता है। और इसी का एक छोटा सा रूप हमारे एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। कितना प्रतिशत पाया जाता है कार्बन, कौन बताएगा? एटमॉस्फेयर में कितना प्रतिशत पाया जाता है कार्बन? 0.003%। 003 है कि 0.04 है? नहीं, 0.003%। यहाँ है कितना? 0.003%। 3% यहाँ पे क्या है मौजूद है। 0.00 किसी में 4 भी लिखा रहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पे नज़र नहीं आता है। कहा जा रहा है कि सभी जीवधारियों में कार्बन क्या होता है, पाया जाता है। अगर कार्बन शरीर में नहीं होता तो शायद शरीर हमारा जल क्या हो पाता, नहीं पाता। किसी भी वस्तु को जलने के लिए, जलाने के लिए कार्बन सबसे क्या इम्पोर्टेंट तत्व है। कभी सोचो, चमड़ा है, इसे हमारा शरीर जला दिए, कैसे जल गया?
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चिकन पका रहे हैं, ठीक है, कैसे वो पक गया? कार्बन की उपस्थिति में ये सब क्या है, संभव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यह सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। जैव मंडल में असंख्य कार्बन यौगिक के रूप में जीवों में क्या है, विद्वान में क्या लिखा है, असंख्य। जिसकी कोई संख्या ही क्या है, मौजूद नहीं है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, परिवर्तित क्या है, एक रूप है, बहुत छोटा सा रूप है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण द्वारा क्या होता है, आरंभ होता है कि नहीं होता है? होता है। यह प्रक्रिया पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, छोड़ते हैं, ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है जो कार्बनिक यौगिक स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों के रूप में क्या होते हैं, संचित हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो भी बोल रहा है किस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट्स हमें चाहिए होता है कि नहीं चाहते हैं, खाते कि नहीं खाते हैं? खाते हैं। डेली हम लोग चावल खा रहे हैं, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरीके से ग्लूकोज C6H12O6 लिखा जाता है। इसमें कितना कार्बन है, 6 को कार्बन मौजूद है यहाँ पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे पौधों में उसी तरीके से स्टार्च का फॉर्म होता है, सेलुलोज, सुक्रोज, बहुत लंबा लंबा इनका रासायनिक क्या होता है, नाम होता है। इसी तरीके से जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या रहेगा ही रहेगा। समझ में आ रहा है ना? जिसके वजह से ठीक है, फाइनली इनसे मिलता क्या है, एनर्जी। क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो कार्बन जिसमें अनिवार्य तत्व है पौधों में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में क्या होता है, प्रवेश होता है। सोचो यहाँ से कार्बन, वो कार्बन किसको मिल गया, पौधों को मिल गया, और पौधों से उसका कार्बन को किसने ले लिया, हमने ले लिया। प्रवाह चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो अभी तक जो तुम लोग देख रही थी इकोसिस्टम में कि पूरा पूरा जो एक दूसरे से अंतर संबंध कर रहा था, अब बस बीच में मीडिएटर के तौर पे कार्बन का ले लो कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, और उस एनर्जी के ट्रांसफ़र में कार्बन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, तत्व है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रिया में प्रयोग हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान, समझ रहे हैं ना, इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रिया में प्रयुक्त नहीं होते, वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। वे पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं, अन्यथा सूक्ष्म जीव द्वारा क्या हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। शाकाहारी उपयोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। कौन? शाकाहारी उपयोग किए गए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन में परिवर्तन कर देंगे और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में क्या करते हैं, छोड़ते हैं। अब यही देखो CO2 है कि नहीं है, कार्बन भी और क्या है, ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अलग अलग रूप में पहले ही बोल दिया गया है कि असंख्य मात्रा में क्या है, मौजूद है। ठीक है, इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के मरने पर मौजूद है कि नहीं है? सूक्ष्म जीव अपघटन करते हैं, मर जाने के बाद कीड़े मकोड़े क्या होते हैं, पड़ते हैं ना। तो सूक्ष्म जीव अब अपघटन करते हैं। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा, अब जैसे सपोज करो कि खत्म हो गया, मर गया, कुछ होगा कि नहीं होगा, पे कीड़े आ जाएंगे। तो कीड़े क्या ऊपर से आ गए, उसी उसके शरीर के पार्ट से जो वहाँ पे वायुमंडल से, जल से यहाँ पे अभिक्रिया कर रहा है, और उस अभिक्रिया को करवाने में यहाँ पे पुनः कौन, कार्बन इम्पोर्टेंट रोल क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में क्या होती है, आ जाती है। ध्यान से समझ रही हो ना? देखो यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है, यहाँ पे जंतु है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, चक्रीय प्रवाह है। यहाँ पे कौन है, जंतु। ठीक है, यहाँ पे जंतु दे दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड, जंतु श्वसन, मृदा श्वसन, और कौन सा, पादप श्वसन। जंतु है, सबको मरना जाता है कि नहीं है? ठीक है, सब सांस लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे ही लेंगे।
तो पूरी पूरी यहाँ पे चक्रीय जो प्रवाह दिखा दिया गया है, सिंपल यहाँ पे दे दिया गया है, मृदा, ठीक है, मिट्टी, पेड़ पौधे, और यहाँ पे क्या दिया है, जीव जंतु दे दिया गया है। तीनों क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही कुछ क्या कर पाएंगे। ये अगर ये CO2 नहीं रहेगा तो बेचारे तीनों को तीनों क्या हो जाएंगे, ये चैन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो 3 चक्र होता है, जल चक्र, कार्बन चक्र, और एक होता है नाइट्रोजन चक्र। इससे तो तुम लोग वाली बात ही वाकिफ ही हो, ठीक है, याद रहेगा। अब चक्र बड़ा वर्षा चक्र नहीं बन जाएगा, वायुमंडलीय चक्र नहीं बन जाएगा, सब बन जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन चक्र आ रहा है, कोई दिक्कत? ऑक्सीजन चक्र, प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम ऑक्सीजन है, क्योंकि जब तक, ठीक है, जीव जंतु भोजन नहीं बनाते, उनके पास एनर्जी नहीं होता, वही एनर्जी किसी न किसी रूप में ऑक्सीजन के रूप में क्या करते हैं, रिलीज होती है कि नहीं होती है? करते हैं। जब हमारे एनर्जी जब आ जाता है, स्टॉक हो जाता है, गैस छोड़ते हैं हम लोग, CO2 के रूप में छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं? कार्बन इसमें रिलीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो जो भी हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, कार्बन के रूप में क्या कर रहे हो, निकल भी तो रहा है। इसीलिए बोला गया ना कि एनर्जी का रूप परिवर्तन हो सकता है, लेकिन एनर्जी को कभी खत्म, एक ही एकदम कॉन्सेप्ट है पूरा दुनिया में, किसी न किसी रूप में उसका रूपांतरण होते रहेगा, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है, जिसमें ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल विमुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन क्या होती है, पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर क्या करती है, नाइट्रेट बनाती है। नाइट्रोजन है ना हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है कि नहीं, बनी है। नाइट्रोजन है कि नहीं है? ऑक्सीजन भी है, लेकिन नाइट्रोजन बहुत अधिक मात्रा में है, ऑक्सीजन कम है। लेकिन फिर भी हमारा जो शरीर का जो सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ऑक्सीजन को ही हम लोग लेते हैं, तथा बहुत से अन्य खनिज व तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड आदि। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान कहा जा रहा है कि जल अणुओं के, माने जल अणु का क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, इससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। और पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी कहाँ पर पहुँचती है, वायुमंडल में पहुँचती है। पूरा पूरा ये भी एक चक्रीय प्रवाह है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ पे नाइट्रोजन चक्र भी दे दिया गया। अब हमें पता है कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे क्या है, अधिक है। कुछ ना कुछ कारण होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे इसके स्रोत हैं, हम लोग देखेंगे अभी। वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटना नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का लगभग कितना है, 78% भाग है। किसी में 7.89 लिखा रहता है, ठीक है, 8 मान के चलते हैं हम लोग, 78%। विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे कि एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, अब ये बस याद रखना, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, एनर्जी के रूप में मौजूद होते हैं, केमिस्ट्री के सब, ठीक है, कुछ तत्वों का नाम है। विटामिन व वर्णक पिगमेंट बोला जाता है आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से क्या ग्रहण करने में क्या है, असमर्थ है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव, जैसे कुछ मृदा, जो मृदा में मिले होते हैं, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी याद आ रहा है, छोटे छोटे जो, ठीक है, जीव होते हैं, इससे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में क्या होते हैं, ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। अब इनका शरीर वैसे बनाया गया है कि नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से क्या कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। हम कर सकते हैं? नहीं। इससे प्रत्यक्षता गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकरण द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग क्या है, जैविक है, बायोलॉजिकल है, अर्थात कहाँ से मिल रहा है, जैविक गतिविधियों से मिल रहा है, अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत कहाँ है, मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली क्या है, जड़ें हैं।
यहीं से सबसे अधिक मात्रा में क्या निकलता है, नाइट्रोजन क्या होता है, निकलता है। तो मिट्टी में नाइट्रोजन, इसीलिए मिट्टी में NPK, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका संतुलन बनाना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है। जहाँ से यह वायुमंडल में पहुँचती है, वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का क्या होता है, यौगिकरण होता है। जब भी बिजली चमक रहा है, ठीक है, अंतरिक्ष में कुछ विकिरण हो रहा है, उसके वजह से भी नाइट्रोजन क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है यहाँ पे। तो नाइट्रोजन का दो स्रोत है, ठीक है, एक तो ऊपर हो रहा है और एक नीचे जो मिट्टी जो है सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जीव जंतु में कौन, जो छोटे छोटे एल्गी वगैरह, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, शायद नग नाखों से दिखाई भी ना दे, इतने छोटे छोटे हैं, शैवाल की तरह। शैवाल कहीं क्या है, रूप है। ये लोग क्या करते हैं, ले पाते हैं। मिट्टी में देखना, ठीक है, जम जाता है, मिट्टी को छोड़ दोगे तो उसमें लगेगा कीचड़ लग गया। मिट्टी को देखिए ध्यान से, मिट्टी को अगर छोड़ दोगे तो कुछ दिनों के बाद लगेगा कि वो हल्का फुल्का, ठीक है, उसमें देखोगे तो लगेगा कि कुछ ना कुछ, ठीक है, छोटे छोटे फुंसी टाइप के क्या होते हैं, आने लगते हैं। नग नाकों से ठीक से दिखाई भी नहीं देता है। वहीं ये ब्लू ग्रीन एल्गी का रूप है यहाँ पे, ठीक है। तो नाइट्रोजन का जो चक्रीय प्रणाली है यहाँ पे दिखाया गया शॉर्ट में। कहा जा रहा है कि महासागर में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकरण करते हैं, मैंने क्या करते हैं, बनाते हैं इसको। कैसे, तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हर पौधों में इसका स्वंगीकरण होता है। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इसका नाइट्रोजन कुछ भाग उनमें क्या होता है, चला जाता है, ट्रांसफ़र हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज करो कि हमने चावल खा लिया, कुछ ना कुछ उसके तत्व क्या होंगे, मिले होंगे, क्योंकि चावल उसी मिट्टी में क्या हुआ है, हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मृत पौधे व जानवरों के नाइट्रोजन अपशिष्ट मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। नाइट्राइट का ही अलग रूप है, नाइट्राइट। कुछ, हाँ, नाइट्रोजन का ही क्या है, अलग रूप है, नाइट्राइट, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अधिक समझा मैं नहीं सकता, क्योंकि ये सब केमिस्ट्री वाले तत्व है। कुछ न कुछ मिला देने से, हटा देने से नाम में परिवर्तन आ जाता है। बस एक ही चीज़ को ध्यान रखना, नाइट्रोजन। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। वह पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकरण क्या हो जाता है, मैंने बन जाता है पुनः। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहा जाता है। मैंने जब हम छोड़ देंगे किसी भी चीज़ को, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन को हम लोग छोड़ रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको, ठीक है, डीऑक्सीकरण के रूप में जानते हैं। तो ये भी जब छोड़ रहा है तो उसको क्या बोल दिया गया, डीनाइट्रिफिकेशन यहाँ पे बोला गया। तो इसके बारे में आगे हम लोग और जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन एग्जाम के लिए सब पर्याप्त चीज़ है, बहुत यहाँ से डीपली नहीं पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो टर्मिनोलॉजी है केमिस्ट्री की बहुत सारी क्या होती है, शामिल हो जाती है। किस में कैसे रूपांतरण हुआ, केमिस्ट्री वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन अधिक आता है। समझ में आ रहा है ना। कुल मिला के यही जानने का प्रयास करना है, जैसे बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नाइट्रोजन है पर्याप्त मात्रा में अगर एटमॉस्फेयर में अगर मौजूद है तो उसका कुछ न कुछ स्रोत क्या होगा ही होगा। क्योंकि लंबे समय से अगर 78% अगर भाग नाइट्रोजन में है, समझ में आ रहा है ना, 78% भाग नाइट्रोजन है अगर हमारे एटमॉस्फेयर में, तो कहीं से कहीं बन रहा होगा नहीं होगा। सिंपल सोचो, ग्लोबल वार्मिंग ही आ रहा है तो कुछ ना कुछ कारण था ना, CO2 जैसे गैस जो कारण थे कि नहीं थे। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन बन रहा है तो कुछ ना कुछ कारण होगा। उन कारणों में 2 कारणों को गिनाया गया। एक मिट्टी में जो भी हम लोग फसल लगा रहे हैं, है कि नहीं है, जैसे दाल है, दलहन फसलों के अंदर बोला जाता है। जब दलहन को काट लेते हैं तो जो उसके दलहन पौधों के जो जड़ होते हैं, उन जड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत क्या होती है, अधिक होती है। दाल में नाइट्रोजन बहुत सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, पाया जाता है। समझे कि नहीं समझे। तो पुनः कहा जा रहा है कि उसका रूपांतरण हो रहा है अलग रूप में, वही नाइट्रोजन जाके एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, जाके मिल रहा है। समझ में आया कि नहीं आया। उसी तरीके से बोल दिया गया कि भाई स्पेस में कुछ कॉस्मिक रे वगैरह बोल दिया गया, यहाँ पे कुछ घटनाएं हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन बनने की क्या हो रही है, प्रक्रिया हो रही स्पेस में कि एटमॉस्फेयर में ही, एटमॉस्फेयर में ही यहाँ पे।
तो चक्र है यहाँ पे पूरा का पूरा। अब हम नाइट्रोजन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं। ले रहे हैं, लेकिन अलग मात्रा में ले रहे हैं, उस रूपांतरण करके ले रहे हैं। अन्य खनिज चक्र, ठीक है। जैव मंडल में कहा जा रहा है मुख्य भू रासायनिक तत्व जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधों व प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक जीवन के बहुत से अन्य क्या होते हैं? खनिज मिलते हैं। अन्य खनिज चक्र बताया जा रहा है। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये है कि ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में क्या होते हैं? मिलते हैं। मैंने इसमें कार्बन नहीं, कैसा अकार्बनिक, जो कार्बन नहीं है, जैसे कि फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। इसमें कार्बन क्या होता है? मौजूद नहीं होता है। जैसे सल्फर S लिखोगे, कैल्शियम Ca लिखोगे। Ca का मतलब कार्बन नहीं है, Ca है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन मतलब ऐसा ही लिखा रहेगा तुमको, कार्बन कुछ आगे पीछे जो भी लगा रहेगा, ठीक है। तो ये मत समझना कि यहाँ पे C है, ठीक है। एक ही शब्द है यहाँ पे, C है। प्रायः ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों या समुद्र में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कौन? फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपटी पर और फिर बाद में समुद्र तक क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में क्या हो जाते हैं? शामिल हो जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिज आवश्यकताओं को क्या करते हैं? पूरा करते हैं। जैसे केचुआ को देखियो कि नहीं देखियो? केचुआ है यहाँ पे, मिट्टी में मिला हुआ है, मिट्टी ही खाता है कि नहीं खाता है? कुछ अन्य जंतु पौधे व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में क्या होते जाके मिल जाते हैं। तो भाई केचुआ जितना भी क्या किया, मिट्टी से कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, मर गया, पुनः उसी को क्या किया, वो दे दिया कि नहीं दे दिया? दे दिया। तो यही है चक्र। ये चक्र में बना कि नहीं बना? सोचो खुद। हम लोग इतना खा रहे हैं, डेली की डेली चिकन खाए, मटन खाए, किसी न किसी रूप में एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो बच जा रहा है मरने के बाद जल जाएगा, है कि नहीं है? एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। अगर दाह संस्करण हो जाएगा एटमॉस्फेयर में ही मिल जाएगा। अगर उसको दफना दिया जाएगा एटमॉस्फेयर में मिल जाएगा। हर जगह तुम कुछ भी करके देख लो, पुनः उसकी प्रक्रिया क्या होगी? शुरू हो जाएगी। पारसी धर्म में लोग क्या करते हैं? ऊपर रख देते हैं खाने के लिए चिलकवों को, अग्नि नहीं देते हैं। अग्नि जल को काफ़ी पवित्र मानते हैं वे लोग कि भाई हमारा शरीर इतना पवित्र नहीं है कि भाई अग्नि पा सके, जल पा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मरने के बाद बोलते हैं कि भाई ठीक है, अगर कुछ पक्षियों का अगर पेट भर जाता है तो भाई अच्छी बात है। तो क्या पक्षी उसको खा लिए, ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं हुआ? पूरी तरीके से एनर्जी का क्या हो गया? ट्रांसफ़र हो गया। जितना भी हमने कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, सब किस में चला गया? पक्षियों में चला गया। उनका भी मरना आता है, मरेंगे कि नहीं मरेंगे? कुछ भी करके देख लो, इस श्रृंखला को तोड़ना आसान क्या है? नहीं है। प्रकृति द्वारा जनित है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? चलो अब यहाँ पे है, यहाँ पे इकोलॉजिकल बैलेंस हर जगह हमने देख लिया पूरी तरीके से, चाहे बायोस्फीयर के रूप में पूरा का पूरा इकोसिस्टम देख लिया, ठीक है। उस इकोसिस्टम का छोटा छोटा पार्ट देख लिया, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, इकोसिस्टम साइकिल देख लिया, जल चक्र साइकिल देख लिया, कार्बन साइकिल देख लिया। हर जगह किसको इंडिकेट कर रहा है? बैलेंस। क्या चाहिए? बैलेंस। बिल्कुल थोड़ा मूवी की तरह इसी कॉन्सेप्ट पे तो चल रहा था। क्या करना है हमको? बैलेंस करना है। आधी आबादी को ख़त्म कर दो हर एक ग्रह में, जिससे कि लोगों में भी बैलेंस बन पाए, लोग बेहतर लाइफ क्या कर पाए, जी पाए। यही ना उसकी इच्छा थी। चाहे भाई कोई लोग हो, रैंडमली हम क्या कर देंगे? मार देंगे। मैंने नहीं कि अपने ही लोगों को, जो व्यक्ति अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो कॉन्सेप्ट बहुत शानदार था। वही है, बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट था उस चीज़ को दिखाया गया। 5 तत्व, 5 दिखाया नहीं दिखाया तुमको? 5 तत्व 5 मणि के रूप में दिखा दिया गया उसको। अलग कोई थोड़े था। 7 का ही नहीं दिखाया, 10 का ही नहीं दिखाया, दिखाया कि नहीं दिखाया? तो ये सब बैलेंस करने का क्या किया गया? सब
प्रयास किया गया यहाँ पे। पहले शक्तिमान थे बचपन में, ठीक है, तो पंचतंत्र उसमें दिखाता था, ठीक है, उस समय समझ में नहीं आता था, ठीक है। पारिस्थितिक संतुलन, अब इकोलॉजिकल बैलेंस, हर चीज में बैलेंस, ठीक है। किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारस्परिक क्या है, संतुलन है। क्योंकि जो गतिक साम्यता अगर तोड़ दिया जाए तो संतुलन बन पाएगा, चैन ही क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। पूरक पूरा ये क्या है, चक्रीय प्रवाह है, ठीक है। चक्रीय ऐसे होता है, चक्रीय प्रवाह में, ठीक है, बना दिया जाता है, लेकिन शॉर्ट में ऐसे ऐसे दिखा दिया जाता है। कभी ना रुकने वाला है चक्र है। यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत क्या रहे, अस्थायी रहे, क्रमशः परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा ही होता है। जो भी परिवर्तन होगा किसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा हो गया। जैसे कि हमने क्या किया, मान लो कि होमोसेपियंस की उदाहरण है आगे मनुष्यों की, क्या मनुष्यों ने कर लिया, प्रकृति के द्वारा भाई चेंजेज हुआ। वानर से किंग कोंग से आदमी क्या बन गया, मनुष्य बन गया। इसमें मनुष्यों को कोई रोल है नहीं है। अब, लेकिन मनुष्यों के साथ समस्या यही है कि प्रकृति के द्वारा जो भी घटनाएं रही, मनुष्य चाह रहा है कि हम इसको स्टैंड कर ले, लैब में ले आया पकड़ के, चलो एक भाई एक बानर को, एक वन मानुष को क्या करना है, मनुष्य बना ही देना है। ये समस्या पैदा करता है। लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण के द्वारा ही होता है। इससे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक अस्थायी संतुलन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया क्या हो सकता है, जाता है। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजाति अपने भोजन में जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर क्या होती है, निर्भर रहती है। जैसे सपोज ये चिकन है, ठीक है, अभी बोला जाए कि जैन धर्म को लेकर कि नहीं भाई हिंसा नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे हिंसा नहीं करना चाहिए भाई। लोग बोलता है कि लोग ये कीड़े मकोड़े तो कोई मारना क्या है, हिंसा है, अहिंसा पे बल दो। तो क्या इतना अहिंसात्मक तरीके से ये जो चैन है पूरा का पूरा इकोसिस्टम चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। अब शेर को बोलोगे भाई नहीं भाई तुमको हिंसा क्या करना है, नहीं करना है, वो तो मारेगा ही भाई, प्रकृति ने उसको वैसे बनाया हुआ है। तो ये जो बैलेंस है हमेशा क्या होना चाहिए, बना रहना चाहिए, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन क्या रहता है, बना रहता है। जैसे कि बार बार अच्छा एग्जाम्पल है, विशाल घास के मैदान में मिलते हैं ना, घास कहाँ मिलते हैं, मैदान में मिलते हैं, जहाँ शाकाहारी जंतु हिरण जेबरा भैंस रहता है, अधिक संख्या में होते हैं। दूसरी तरफ मांसाहारी बाघ शेर आदि नहीं होते और शाकाहारियों के शिकार पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं कि नहीं होते हैं। अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधों के पारिस्थितिक संतुलन में बदलाव के कारण है, एक पौधा को भाई खा लिया, सब कर लिया, उसकी जगह क्या होगा, दूसरा पौधा आएगा। जैसे हिमालय के क्षेत्रों में होता है कि नहीं होता है, लोग चरवाहा लोग बनते हैं, जाते हैं, ठीक है। अब सीजन आ गया होगा, अब तो लोग लौट रहे होंगे, ठीक है। बसंत ऋतु में अच्छा खासा घास क्या होता है, बर्फ़ हटने के बाद आ जाता है, जाएंगे मुलायम घास चरवा के फिर ले आनेंगे, पूरा वर्षा होगा, फिर से प्रक्रिया क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो बैलेंस बना हुआ है। जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजाति में कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में क्या आता है, बदलाव आता है। जिससे कि पहले झूम कृषि स्थानांतरित कृषि किया जाता था, नहीं किया जाता था, स्थानांतरित कृषि किया गया, बहुत सारे वनों को काट दिया गया, उन्हीं वनों को आज वर्तमान में क्या कर लिया गया है, खेत बना लिया गया। बनाया गया कि नहीं बनाया, तभी तो जाके मनुष्य सर्वाइव कर पा रहा है। क्या जितने पहले जितने क्षेत्र में, पूरे भारत के क्षेत्र में जितना वन हुआ करता था, आज अगर वर्तमान में उतना वन होता तो शायद भारत में भी वर्तमान समय में जितनी जनसंख्या है उनका सारा मैंने सबका पेट भरना क्या था, असंभव था। समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए यहाँ पे सबसे ज़रूरी है कृषि कार्यों के लिए एरिया का होना, भू, ठीक है, ज़मीन का होना क्या है, सबसे ज़रूरी है। समझ में आ रहा है ना? यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहाँ द्वितीय वन प्रजाति जैसे कि घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष
प्रारंभिक प्रजातियों का स्थान पर रुकते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण माने सक्सेशन कहलाता है। पारिस्थितिक असंतुलन के कारण नई प्रजाति का आगमन, प्राकृतिक विपदाएं, मानव जनित कारक भी क्या है शामिल है। कौन सा? मानव जनित। किसके लिए? असंतुलन के लिए। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो अंततोगत पूरे पारितंत्र के संतुलन को क्या करता है? प्रभावित करता है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण भी आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर क्या होगा? जनसंख्या का दबाव बढ़ जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक बहुत प्रभावित हुए कि नहीं हुए? जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, वनों को हमने क्या कर दिया? काट दिया। इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। कोई दिक्कत नहीं। अब यही है, मैं बार बार उस लड़की का नाम लेता हूँ, ग्रेटा थनबर्ग। सर्च मारना ऐसे करके, ग्रेटा थनबर्ग, बहुत इम्पोर्टेंट नाम है, BE है, और सामान्य पर्यावरण पर बुरी प्रभाव डालता है। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियां, कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होते रहते हैं। होता है कि नहीं होता है? होते हैं। आए दिनों बिहार जैसे राज्य हर साल भुगतते रहते हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य विशेष आवास स्थानों में पौधे व प्राणी समुदाय में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थान पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन्हीं कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही पारितंत्र के संरक्षण व बचाव के क्या है? प्रमुख आधार है, ताकि ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है बैलेंस रहे, बना रहे। कोई दिक्कत? तो अब कोई समस्या हो आके पूछना, मेरे ख्याल से समस्या नहीं होना चाहिए, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है सब। ठीक है, कॉन्सेप्ट होता है, उसको हमेशा ध्यान में रखो। जहाँ नहीं समझ में आए, एक दो बार पढ़ के थोड़ा उसको एग्जाम्पल से मतलब क्लियर करने की क्या करो, कोशिश करो। समझ में आ रहा है ना? बीच में थोड़ा सा कुछ एमिनो एसिड ये सब नाम दे दिए, उससे डरना नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि उसको अभी यहाँ पे समझाना संभव नहीं है। बस यही जानना कि सब वो किसका रूप है, एनर्जी का ही क्या है? रूप है। समझ में आ रहा है ना? सब एनर्जी का रूप है, ऊर्जा का ही रूप है, ऊर्जा का ही सब यहाँ पे। अभी एक टॉपिक और बचा हुआ है, ज़्यादा है नहीं, ख़त्म हो गया। अच्छा, एक टॉपिक है ना और छोटा है कि बड़ा है? तो कल पढ़ा के सोच रहे कि टेस्ट सैटरडे को नहीं करेंगे, टेस्ट थर्सडे को कर देंगे। थर्सडे की फ्राइडे, कल कौन सा दिन है? कल बुधवार को ख़त्म हो जाएगा, बृहस्पतिवार शुक्रवार को टेस्ट कर देंगे। कैसा? हाँ सो नहीं, ठीक है, टॉपिक कोई भारी नहीं है। शुक्रवार को टेस्ट करेंगे, सैटरडे को कॉपी दिखाएंगे, और इसी के समकक्ष जो देख रहे हैं हम लोग, भारत का जो क्या है तुम्हारा भूगोल, शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं ना? तो आनाकानी नहीं करना है।